हेलो एंड वेलकम। हम लोग जो हमारी मैगजीन है क्रक्स, उस पर आधारित जो मंथली करंट अफेयर्स वीडियो का सेगमेंट है उस पर बात करने वाले हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ आईआर पर बात करूंगा और कुछ और खंडों पर भी बात करूंगा। आईआर का जो अप्रैल महीने का मैगजीन था उसके जो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स थे उसके बारे में हम लोगों ने पहले सत्र में बात कर लिया था। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग जो कुछ न्यूज़ बच गए थे, विशेषकर आपने अगर मैगजीन देखा होगा, काफ़ी डिटेल में हमने बात किया था, तो जो मैगजीन में न्यूज इन शॉर्ट, आईआर में जो न्यूज इन शॉर्ट वाला सेगमेंट था उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूज इन शॉर्ट में कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे संभावना है कि आपके मुख्य परीक्षा में भी सवाल बन सकता है, ऐसे पोटेंशियल हैं कुछ टॉपिक्स में, और कुछ टॉपिक्स तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे। कुल मिलाकर देखोगे आईआर के जो न्यूज इन शॉर्ट वाले सेगमेंट्स हैं उसमें 10 टॉपिक हैं, तो इन्हीं 10 टॉपिक को हम लोग क्रमवार रूप में आज की अपनी इस परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। सबसे पहला टॉपिक आप देखो, आप मैगजीन में देख पा रहे होगे, ये टॉपिक है आपको भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध से जुड़ता है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आप मैगजीन में देख पा रहे होगे। इसमें बताया गया है, ये चर्चा में इसलिए रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है इसका तीसरा वर्षगांठ मनाया गया है। ECTA, इसके आपके मैगजीन में लिखा हुआ होगा, इंडो ऑस्ट्रेलिया ECTA, ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। देखो हुआ क्या, 2022 में जो है ये समझौता हुआ था, अप्रैल 2022 में ही ये समझौता हुआ था और ये लागू हुआ है आपको दिसंबर 2022 में। तो ये समझौता होने का अप्रैल, हम कौन सा न्यूज़ देख रहे हैं, आईआर के जो अप्रैल खंड के न्यूज़ हैं उसको, तो अप्रैल में ही ये समझौता चूंकि हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए अप्रैल 2022 से अप्रैल 2025 में ये तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है, इसीलिए ये चर्चा में है। विशेष बहुत ज़्यादा इस आर्टिकल से आपसे पूछे जाने की संभावना मुख्य परीक्षा में तो ना के बराबर है। आपसे अलग से कभी भी इंडो ऑस्ट्रेलिया ECTA पे आपसे एक सवाल पूछा जाए, हाँ प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट देके, ऐसा संभावना है, वहाँ भी हालांकि कम संभावना है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब बहुत हाई पोटेंशियल वाले टॉपिक के रूप में नहीं देख सकते उसको आप। अगर हम इसके स्टार मार्किंग जो हमारा ट्रेंड है अगर हम वो करें तो उस हिसाब से आप इसको 2.5 स्टार दे सकते हो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, और 2.5 स्टार मुख्य परीक्षा के लिए भी। सेपरेट इस टॉपिक पे सवाल बनने की संभावना कम है, ठीक है, इसलिए हमने इसे 2.5 स्टार ही दिया है। इस टॉपिक से सब्सिडरी पॉइंट के रूप में या सहायक बिंदु के रूप में आप इस टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपसे अलग से कभी भी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पे कोई सवाल मुख्य परीक्षा में पूछा गया तो वहाँ, या प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसा कोई सवाल बना जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों से जोड़कर आपसे सवाल पूछा गया, तो वहाँ एक पॉइंट के रूप में आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसकी संभावना है, इसलिए इसमें इसे हमने 2.5 स्टार दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एकदम नेग्लिजिबल लाइक भी टॉपिक नहीं है, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, न्यूज़ क्यों चर्चा में रहा, कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2022 अप्रैल 2022 में, उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। क्लियर है, पहली बात वही, उसी कारण ये चर्चा में रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। पहला लाइन आप देखोगे तो उसी संदर्भ में है। दूसरा देखोगे, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौता के बारे में कुछ डिटेल बताया गया है कि इसमें क्या सारी चीज़ें हुई है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दो पॉइंट आप रख सकते हो कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों के बारे में, ये तो हमने बात किया ही कि अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित हुआ है, आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया, नए व्यापार मार्ग, सिंपल सी बात है, रिपीटेड पॉइंट है, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। यहाँ पे जो एक पॉइंट जो आपकी मैगजीन में नहीं है वो आप मेंशन कर सकते हो कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हो। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, आप मेंशन कर लेना जहां आप मैगजीन देख रहे हो वहीं पे। ये फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करें, 23-24 की, तो उसमें जो है भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऑस्ट्रेलिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये 13th,
मतलब अगर भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया 13th नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों की बात करें तो भारत 9वें नंबर पे आता है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट जो आपकी मैगजीन में मेंशन किया हुआ है वो ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो 2023-24 में कितना है, 24 अरब अमेरिकी डॉलर का। तो अगर आपको ध्यान देखो, एग्जैक्ट फिगर रटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है कि 24-25 अरब डॉलर के आसपास का ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके नीचे आप देखोगे तो इसमें बताया गया कि ग्रोथ भी दर निर्यात में आयात में दोनों में ग्रोथ दिखा है, 14% का ग्रोथ दिखा है। तो आमतौर पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट जो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये मतलब जो ट्रेड होता है वो किस चीज़ में है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप देखोगे कि मूलतः जो ट्रेडिंग मतलब वस्तुएं हैं किन क्षेत्रों में ट्रेड होता है, तो एक मोटा मोटा आपके ध्यान में रह गया कि जैसे टेक्सटाइल है, वस्त्र है, दवाइयाँ है, रसायन है, कृषि है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखा जा सकता है। तो हम समअप अगर करें कि जो ये जो पहला हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, इसमें बस इतना ध्यान में रखना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो अप्रैल 2022 में हुआ था, मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2022 से ये लागू हुआ, उसकी तीसरी वर्षगांठ अप्रैल 2025 में मनाएगी, इसलिए ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में। इसी संदर्भ में हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक संबंधों को देख लेते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया अलग से जो आपकी मैगजीन में नहीं है। पहला क्या मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। दोनों के बीच 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ट्रेड के मुख्य क्षेत्र जो हैं वस्त्र हैं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन और केमिकल है। इसको ध्यान में रखना है। इससे अतिरिक्त इसमें कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। एक पॉइंट आप मतलब जो और ध्यान में रख सकते हैं, अगर कभी, हालांकि इससे जुड़ता नहीं है, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में, बृहत्तर संबंधों के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। बहुत सारी, एक तो आप कई सारी समझौते हैं, एक क्वाड, सुरक्षा सिक्योरिटी संबंधों में क्वाड को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो वृहत अगर पूरा बड़ा आर्टिकल भारत ऑस्ट्रेलिया में रहे तो वहाँ ये सारे पॉइंट्स होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग रिलेशनशिप के बारे में, जब भी आप भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में बात करो, एक आयाम उसका क्या होगा, एक डायमेंशन क्या होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक संबंध। उस संदर्भ में ये वाला जो आर्टिकल है, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप पुट कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ें अगले आर्टिकल पे। वही सारी बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल देखो, दूसरा आर्टिकल कह रहा है बाकू से बेलेम रोड मैप, बाकू से बेलेम रोड मैप। ये देख लो आपको एज इट इज, ये भी अगर हम इसको स्टार रेटिंग करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो देखो मुख्य परीक्षा के लिए सेपरेट अलग से सवाल बनने की इसमें भी संभावना नहीं है। एकदम से ध्यान रखो कि आपसे कहीं नहीं बाकू से बेलेम रोड मैप के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत पोटेंशियल वाला सवाल है, टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसे हम 3.5 स्टार दे सकते हैं। क्यों? आपने प्रारंभिक परीक्षा में देखा होगा सीधे सीधे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सीधे सीधे आपसे ये पूछ देगा कि बाकू से बेलेम रोड मैप संबंधित था, आपसे सीधे इस तरह का एक लाइन दे देगा और पूछेगा। ऐसे सवाल अगर आप PYQ एनालिसिस कर रहे होगे तो इस तरह के सवाल आपने देखा होगा, ऐसे सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये बाकू से बेलेम रोड मैप क्या है। तो इसमें देखो आप इस नीचे वाला जो संदर्भ दिया है इसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा है, भारत ने ब्रिक्स देशों से बाकू से बेलेम रोड मैप का समर्थन करने का आह्वान किया। पहला बात ये ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला जो लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, NDCs की बात की गई है। आपको ध्यान होगा कि जो COP21 था, पेरिस सम्मेलन था, उसमें NDCs की बात की गई थी, उसी के संदर्भ में है ये, को समर्थन देने के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना। सीधा सीधा बात। बाकू से बेलेम रोड मैप क्या है, इसके बाकू से बेलेम रोड मैप के बारे में कहा गया है, ये न्यूज चर्चा में इसलिए है कि भारत ने ब्रिक्स देशों से कहा है कि भैया आप समर्थन करो इसका। आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला पार्ट।
महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट है कि बाकू से बेलेम रोड मैप है क्या। बाकू से बेलेम रोड मैप में कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं उसके लिए जो उनकी एनडीसीज हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, इसके लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष मुहैया कराया जाए। इतने ज़रूरत हैं ताकि वो अपने जो उनके जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं हैं उसके लिए जो उन्होंने कमिटमेंट एनडीसीज के रूप में कमिटमेंट किया है, उसके लिए इतनी धनराशि की आवश्यकता है विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष ये मुहैया कराया जाए। इसीलिए ये टॉपिक चर्चा में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एज इट इज़ ये सवाल आपसे एज इट इज़ ये लाइन उठा के दिया जा सकता है कि बाकू से बेलेम रोड मैप में क्या था या संबंधित था। तो विकासशील देशों के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष एनडीसीज के लिए मुहैया करवाने। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे देखो, इसमें जो बात कही गई है बाकू से बेलेम रोड में एक रणनीतिक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो इसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रख लो। जब मैंने कहा था कि जैसे ही हम आईआर में किसी लोकेशन के बारे में, कोई भी देश कोई भी क्षेत्र का नाम आए तो उसके आसपास की बातों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। बाकू कहाँ है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकू है कहाँ। तो बाकू है अजरबैजान में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। ये आप नहीं अगर जान रहे हो, आई होप कि आप जान रहे होगे, आप सभी जान रहे हो, फिर भी आप ध्यान में रख लेना। बाकू अजरबैजान में है और यहीं पे क्या हुआ था? कोप 29, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है, UNFCCC का, वो यहीं पे कोप 29 का आयोजन बाकू में हुआ। और बेलेम में कोप 30 ये 2024 में हुआ, ठीक है। और इस साल 2025 में जो है बेलेम में होना है कोप 30। कहां होना है? बेलेम में होना है। बेलेम कहां है? ब्राजील में है। तो बाकू से बेलेम, मतलब बाकू में इस समझौते पर सहमति बनी कि विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मुहैया कराया जाना है एनडीसीज के लिए। और बेलेम तक जो है इस पर सहमति, मतलब इसको एक मतलब वैध रूप दे दिया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यही है बाकू से बेलेम रोड मैप। लोकेशन पता रहेगा, बाकू अजरबैजान में, बेलेम ब्राजील में। बाकू में कोप 29, बेलेम में कोप 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया, आगे देखोगे थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के बारे में बताया गया है, ब्रिक्स का महत्व। तो कभी भी आगे आप इसको पढ़ लेना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं दिया गया। आगे हम लोग ब्रिक्स के बारे में फिर बात करेंगे, कहीं अगर पूरा टॉपिक बड़े टॉपिक के रूप में ब्रिक्स आएगा तो हम बात करेंगे। यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बहुत छोटी बातें बताई गई हैं, बहुत मतलब बेसिक बातें बताई गई। आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप मैगजीन रेगुलर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ोगे, तो जो बड़े इस तरह के टॉपिक हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उसके बारे में मतलब आपको 5-6 महीने में रिपीटेड इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। तो कहीं अगर पूरे डिटेल में ब्रिक्स के बारे में होगा तो फिर हम ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बस सिंपल देख लेना आप, ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इसमें हाल ही में 6 नए सदस्य जुड़े हैं। थोड़ा बताया गया, विश्व की 47% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है और 36% ग्लोबल GDP का ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑफकोर्स जो सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उसी का ये एक समूह है, तो उसी के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। नीचे एक देखोगे कि 2009 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आप अगर नीचे देखोगे इसको, इसमें देखो, यहां एक पॉइंट यहां बताया हुआ है कि वर्तमान में जलवायु वित्त का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है प्रति वर्ष है, जो 2009 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे बढ़कर 2009 में ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर की बात की गई थी और अब तो 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बात की गई है बाकू से बेलेम में। तो जब ये 100 अरब अमेरिकी डॉलर था वही मुहैया नहीं हो रहा है, तो वर्तमान वाला तो एक और चैलेंज जरूर ही उपस्थित करेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। समअप करते हैं इस टॉपिक को। क्या रहा? बाकू से बेलेम रोड मैप क्या है? बाकू से बेलेम, बाकू कोप 29 ध्यान में रखना अजरबैजान में, बेलेम ब्राज़ील में, कोप 30। बाकू से बेलेम रोड मैप के तहत एक विकासशील देशों को उनकी जो एनडीसीज हैं उसकी पूर्ति के लिए प्रति वर्ष 1.3 अमेरिकी डॉलर मुहैया कराए जाने की बात की गई है। ठीक है, इसी चीज़ को बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगले टॉपिक पे आओ। अगला टॉपिक है ओटावा कन्वेंशन। देखो, ओटावा कन्वेंशन अगेन अगर हम बात करें तो ये टॉपिक भी आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
आपसे बस फिर से एक शब्द में पूछा जा सकता है कि ओटावा कन्वेंशन हाल ही में चर्चा में रहा, ओटावा कन्वेंशन संबंधित है। बस आपको पता होना चाहिए कि ओटावा कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो पहला ही लाइन जैसे ही आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंटी पर्सनल लैंड माइन्स पर प्रतिबंध से संबंधित है, लगाती है। ठीक है, प्रतिबंध से संबंधित है। एक स्लाइड में यहां दिखाना चाह रहा हूं, आप उसको देखो। ये देखो, ये जो है ओटावा कन्वेंशन, ये लैंड माइन्स समझते हो ना, जमीन में माइन्स वगैरह जो लगाया जाता है एक तरह से सुरक्षा कारणों से। तो अक्सर अगर कन्फ्लिक्ट जोन वाला रीजन रहता है वहां आप देखोगे इसका काफी लैंड माइन्स का प्रयोग होता है, तो उसी से संबंधित है। तो ओटावा कन्वेंशन कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा ओटावा कन्वेंशन, आपके दिमाग में बस बच्चे एक वर्ड बैठा रहना चाहिए कि ये लैंड माइन्स से संबंधित है। एंटी लैंड माइन्स कन्वेंशन रहा था, लैंड माइन के यूज को रोकने के लिए, ताकि आम लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना, आम लोगों के इससे अधिकांश देखोगे आप जो कन्फ्लिक्ट रीजन रहेगा, वॉर जोन रहेगा, वहाँ पे लैंड माइन्स का बहुत प्रयोग होता है और कई बार उसमें बहुत सारे आम लोगों की लोग हताहत होते हैं, उनकी जान जाती है, घायल होते हैं। तो उसी को रोकने से ये संबंधित था। ठीक है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। यही दिया हुआ है 1997 का ओटावा कन्वेंशन एंड द यूज ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइन इन द यूक्रेन वॉर। ठीक है, बस आपको पहले तो ओटावा कन्वेंशन इतना पता होना चाहिए। ये वाला इमेज ध्यान में रख लेना और ये चीजें ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब आते हैं वापस से जो हमारा टॉपिक था इस पे। ये समझ में आ गया कि ओटावा कन्वेंशन क्या है, एंटी पर्सनल लैंड माइन के यूज से, उसको प्रतिबंधित करने से है। अब ये अभी चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा है कि पोलैंड, फिनलैंड सहित बाल्टिक देशों ने, बाल्टिक राष्ट्र, 3 बाल्टिक राष्ट्र हैं, लिथुनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये तीनों प्लस फिनलैंड और पोलैंड जो है, इन्होंने कहा है यूक्रेन वॉर, ये सारे देश देखोगे आप रसिया के आसपास हैं, रसिया के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके आसपास हैं। जब से रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, आपको ध्यान में होगा फरवरी 2022 से ही ये निरंतर चल रहा है और अभी तक मतलब इसमें अस्थायी शांति नहीं हो पाई है। तो उसके बाद जो रूस के मतलब एक तरह से सीमावर्ती देश हैं, उन लोगों ने ये जो ओटावा कन्वेंशन था एंटी पर्सनल लैंड माइन को प्रतिबंधित करने वाला, इससे बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। पोलैंड ने, फिनलैंड ने और 3 बाल्टिक कंट्री जो हैं, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, ये 5 कंट्री ने कहा है कि हम भैया ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए ये चर्चा में, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ओटावा कन्वेंशन। सबसे पहले तो फिर से एक लोकेशन आ गया, तो आपको ओटावा ध्यान में रहना चाहिए कि ओटावा कहाँ है। तो ओटावा कनाडा की राजधानी ओटावा है, पहला बात ये ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा, ये ओटावा कन्वेंशन जो है ये 1997 में पहले नॉर्वे के ओस्लो में जो है इस पे एक सम्मेलन हुआ और अंततः हस्ताक्षर कहाँ हुआ? कनाडा के ओटावा में। और फाइनली ये 1999 से 1999 से यह मतलब इनफोर्स है, मतलब लागू है। अगले स्लाइड में देखोगे आप चीज़ें बताई हुई। 1997 में ओस्लो में एक कूटनीतिक सम्मेलन के दौरान अपनाई गई, ओटावा में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और 1 मार्च 1999 को प्रभाव में आ गई। ठीक है, बाकी फिर यही बताया गया है कि एंटी लैंड माइन, जो लैंड माइन्स के उपयोग से क्या सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा इससे आपको, ये आपके काम का नहीं है, इसमें आपसे कहीं पे कुछ भी सवाल बनने के चांसेस नहीं। बस आपको ओटावा कन्वेंशन, कौन सारे 5 देश जो बाहर हुए हैं, क्यों बाहर हुए हैं, रूस यूक्रेन वॉर के संदर्भ में, पहली चीज़ वो ध्यान में रखना है। और दूसरा कि ओटावा है कहाँ, लोकेशन ध्यान में रखना। क्लियर रहेगा? ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। यहां देखो, इसमें अगर हम बात करें, ये देखो यहां पे हमने बाल्टिक कंट्रीज की बात की थी ना, तो ये बाल्टिक कंट्रीज, अगेन मैंने जब भी कहा है आपको कि जैसे ही हम आईआर पढ़ें तो आईआर के साथ जो है हम जो एटलस वाला लोकेशन वाला चीज़ है ना, उसको साथ के साथ तैयार करते चलें। पीटी के हिसाब से एक क्वेश्चन आपका मतलब हमेशा संभावित रहे, खास करके ऐसे लोकेशन जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में, बट आमतौर पर ये जो छोटे, जैसे हमने पहले जो देखा था चिली के बारे में देख लिया था, अभी हमने बात किया, अभी ओटावा कन्वेंशन के बारे में बात करें तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि जो बाल्टिक कंट्री, यहाँ पे चर्चा में बाल्टिक कंट्री आया, तो 1 मिनट में बाल्टिक कंट्रीज को देख लेने में कोई आपत्ति नहीं है, देख लेंगे, चीज़ें यहीं के यहीं ध्यान में रहेंगी। आपके पास जो ये मैं शेयर कर दूंगा
स्लाइड आपके साथ, साथ ही साथ जो आपका मैप होगा उसमें भी आप एक बार जरूर देख लेंगे। यहां देखो ये बाल्टिक कंट्रीज, ये रशिया है, रशिया दिख रहा है, ये लाटविया, एस्टोनिया और लिथुनिया बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ, ठीक है। इसके अतिरिक्त पोलैंड ने भी कहा है, आगे देखोगे इधर पोलैंड भी होगा, और आपको फिनलैंड ने भी कहा है, ठीक है। तो ये जो ये वाला जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सी कहलाता है, बाल्टिक सागर। आपसे सवाल देखो सीधे हो सकता है आपसे ओटावा कन्वेंशन या इस पे नहीं पूछे, चूंकि बाल्टिक कंट्रीज चर्चा में आ गए, आमतौर पे चर्चा में रहते हैं, तो आपको ऐसे पूछ सकता है कौन से देश बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं, नहीं करते हैं, या इसका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे पूछ। तो इन सारे संदर्भों में आप इन लोकेशंस को देखने का प्रयास किया करो, यहीं के यहीं, ताकि आपको आखिर में जब प्रारंभिक परीक्षा से महीने 2 महीने पहले आपको लोकेशंस या एटलस रटने की जरूरत ना पड़े, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती चली जाएं। क्लियर है? तो ये देख लेना, यही जो है ये बाल्टिक सी है, इसके तटवर्ती जो ये 3 देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस से सीमा साझा करते हैं, यही बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक कंट्री प्लस पोलैंड प्लस फिनलैंड जो है उन्होंने घोषणा किया है कि वो ओटावा कन्वेंशन से बाहर होंगे। किस संदर्भ में? संदर्भ था रूस यूक्रेन वॉर। स्पष्ट है? बढ़े अगले टॉपिक पे। देखो अगला टॉपिक है भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष। ठीक है, आओ देखते हैं। अब इसमें ये जो आपका जो आप मैगजीन में देख रहे होगे, भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष, ये भी अगेन अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो कम संभावना है कि आपसे सीधे सीधे भारत पुर्तगाल द्विपक्षीय संबंधों पे एक सवाल बन जाए मुख्य परीक्षा में। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपसे सीधे सीधे एक मुख्य परीक्षा का सवाल इससे बन जाए। हमें लेकिन थोड़ा सा देखना है, जब भी आप ईयू के बारे में बात करें या अलग से यूरोपीय देशों के बारे में बात करें, तो वहाँ एक आध पॉइंट अगर आप पुर्तगाल के बारे में मेंशन कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उस मतलब आप वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जो है सब्सिडरी पॉइंट के रूप में है, फुल फ्लेज पोटेंशियल प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए बनने की संभावना इस आर्टिकल की भी बहुत कम है। हालांकि इसमें जो जानकारियां दी गई है वो प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए अगेन पोटेंशियल वाला है और प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल बन सकता है। देखते हैं हम ये आर्टिकल को। ये चर्चा में इसलिए रहा है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी यात्रा हुई थी पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। आपको ध्यान में होगा अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 7 से 10 अप्रैल के बीच में ये पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पे थी। देखो संदर्भ यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल की यात्रा लगभग 30 वर्षों में पहली यात्रा है, मतलब किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की 30 वर्षों में पहली यात्रा है। भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अभी हम देखेंगे राजनयिक संबंधों के 50। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि 7 से 10 अप्रैल 7 to 10 अप्रैल, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अप्रैल के पहले वीक में ना जो राष्ट्रपति हैं इनकी यात्रा हुई है पुर्तगाल की। आपको इतना पुर्तगाल के साथ साथ स्लोवाकिया की भी यात्रा हुई, इतना ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट पीसेस वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो वहां देखोगे ऐसे छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल के महीने में कहाँ की किन देशों की यात्रा की गई थी, अप्रैल के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में किन देश, ऐसे सवाल बन जाते हैं। उस संदर्भ में आप इसको ध्यान में रखिएगा। 7 से 10 अप्रैल के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा हुई। स्पष्ट है? ये वाला चीज ध्यान में रखना है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जो द्विपक्षीय संबंध, ये कहा गया है कि जो भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए, इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं पीछे। आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, मेडिवल हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यूरोपीय कंपनी या यूरोपियों के आगमन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ आप देखोगे सबसे पहला जो कोई यूरोपीय देश है जिसने जो भारत में प्रवेश करता है वो पुर्तगाल ही है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो यानी कि अंग्रेजों से भी कहीं पहले पुर्तगाल भारत आए थे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, यूरोपीय देशों में या यूरोपियंस में पुर्तगाल जो है सबसे पहले भारत आने वाले हैं और सबसे आखिर में जाने वाले हैं। अंग्रेज तो 1947 में चले गए। याद करो गोवा मुक्ति संग्राम 1961 1961 में हुआ, तो 1498 में आता है पुर्तगाल और 1961 में जाता है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि सबसे पहले आया है और सबसे आखिर में गया है।
ध्यान में रखना, कई बार हड़बड़ाहट में एक स्टेटमेंट ऐसे गलत कर सकते हो कि सबसे ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला मतलब यूरोपीय देश या यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, यूरोपीय देश कौन सा था, तो पुर्तगाल, ठीक है, 1498 में आया। 1960 गोवा का जो क्षेत्र है, गोवा का जो रीजन है, उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण लंबे समय तक बना रहा था। 1961 में आपने ऑपरेशन विजय का नाम सुना होगा, ऑपरेशन विजय 1961 में, उसके बाद पुर्तगाली यहाँ से गए थे। लेकिन फिर भी 1961 में जाने के बाद भी राजनयिक समय, पुर्तगाल ने लंबे समय तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। फाइनली 1974 में एक समझौता होता है जिसमें मतलब जिसके बाद 1975 में गोवा को पुर्तगाल जो है मतलब एक तरह से मान्यता, भारत के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है। और यहाँ से 1975 से भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों की शुरुआत होती है। इस प्रकार भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों को 50 वर्ष पूरे हुए। क्लियर है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। 1498 टू 1961 सबसे पहले आएंगे, सबसे आखिर में जाएंगे, दो बात। दूसरी बात 1961 में जो है भारत पुर्तगाल, या 1947 में या 1950 में भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की शुरुआत नहीं हो जाएगी। 1974 में पुर्तगाल भारत के बीच समझौता होगा जिसको 1975 में रेक्टिफाई किया जाएगा। इस तरह से भारत पुर्तगाल संबंधों की शुरुआत होगी। क्लियर है? अब आते हैं हम इस आर्टिकल पे। अगर आप देखोगे इसमें तो जितनी बातें हमने की है, हिस्ट्री वाला सेगमेंट जो है उसमें यही सारी बातें होंगी। इसमें ऐतिहासिक संबंध, भारत और पुर्तगाल 500 वर्षों से, वही बात है। 1498 में समुद्री मार्ग की खोज, वास्को डी गामा, ठीक है। 1961 ऑपरेशन विजय, देखो वास्को डी गामा 1498, और यहाँ पे देखो 1961 ऑपरेशन विजय। ध्यान में रखना जो कारगिल वाला ऑपरेशन है उसका भी नाम ऑपरेशन विजय ही है, के माध्यम से गोवा को स्वतंत्र कराया। तो कभी अगर आपको ऐसा दे दे, मैचिंग वाले सवाल यूपीएससी कई बार रैंडमली इधर उधर से कुछ चीज़ें दे देती हैं, तो ऑपरेशन विजय अगर कारगिल वाला ना रहे तो पुर्तगाल वाला अगर रहे ऑप्शन में तो सही मानना है। गोवा को स्वतंत्र, गोवा का जो मुक्ति संग्राम है उसको ऑपरेशन विजय ही नाम दिया गया था। पुर्तगाल ने 1974 में एक संधि पर हस्ताक्षर कर भारत की संप्रभुता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, 1975 से लागू। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक बेसिक बातें हमने कर लिया था। उसके बाद देखोगे राजनीतिक संबंध और बहुपक्षीय सहयोग। बाद में आप देखोगे पुर्तगाल भारत का ठीक ठाक सहयोगी रहा है। यहाँ 2 पॉइंट्स आपको बताया गया है कि पुर्तगाल जो है लगातार जो है भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में जो है भारत की सदस्यता, एनएसजी जैसे जो समूह है उसमें भारत की सदस्यता का समर्थक रहा है। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप देखोगे 2000 में पुर्तगाल वो पहला राष्ट्र था, यूरोपीय राष्ट्र था जिसने यूरोपीय संघ, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था। ये वाला पॉइंट जो है आप भी ये ध्यान में रखिएगा। 2000 में भारत यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। ठीक है, इससे भारत यूरोप संबंध आप देखोगे 90s में, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1990s में, 1990 का जो दशक है भारत में काफी तेज बदलावों का दशक रहा। 2000 के दशक में भारत के संबंध अलग अलग देशों से अच्छे प्रगाढ़ बनने शुरू हुए। ठीक है, अलग अलग देश है, विशेष करके यूरोपीय देश, अन्य जो देश हैं उनके द्वारा एक मतलब जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान को स्वीकार किया गया। इसी संदर्भ में ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2000 में पुर्तगाल जो है वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन नेशन है जिसने भारत EU शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। ध्यान में रखना है इसको भी। आगे देखोगे आर्थिक संबंधों के बारे में है तो देखो बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है भारत पुर्तगाल के बीच में, 1.5 बिलियन डॉलर का है, तो बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है। फिर भी ये 1 से 5 नहीं है, ये 1.5 है, इसको 1.5 कर लेना, अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखोगे कि इसमें कहा गया है कि पुर्तगाल वो पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, भारतीय कामगारों को पुर्तगाल में, यूरोप के क्षेत्र में पुर्तगाल में बेहतर रोजगार के ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। इस संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है जो डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट है, दोहरा कराधान से बचाव समझौता। ये देखो, ये भी पुर्तगाल के साथ किया गया है, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको मार्क कराया है इसको एज इट इज मार्क करके आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखोगे इसमें जो पुर्तगाल में एक इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए,
हम एज ए इंडियंस, भारतीय दुनिया के हर क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो पुर्तगाल ऐसा तो होगा नहीं, पुर्तगाल में नहीं होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या बल में नहीं है, लेकिन पुर्तगाल की आबादी के हिसाब से देखो तो ठीक ठाक संख्या बल में ही है। लगभग 1.25 लाख, 1,25,000 से अधिक भारतीय जो हैं पुर्तगाल में रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा की एक संख्या है वहाँ, ठीक ठाक संख्या आप मान सकते हो। इसके बाद इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे कि पुर्तगाल के बीच में अभी चर्चा में अगेन हम सम अप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा कि भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरा हुआ। 50 वर्ष क्यों पूरा हुआ? मैंने बताया कि सबसे पहले 1498 में आए, 1961 में गए, ऑपरेशन विजय गोवा, ध्यान में रखना है। लेकिन ये राजनयिक संबंध शुरू नहीं हुआ। 1974 में एक समझौता हुआ जो 1975 से लागू हुआ। इस तरह 1975 से 2025 50 साल हुए राजनयिक संबंधों को। इस उपलक्ष्य पे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर थी 7 से 10 अप्रैल के बीच में। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा, फिर मैंने बताया कुछ पॉइंट्स यहाँ दिया गया है कि राजनयिक संबंधों के बारे में, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 2-3 पॉइंट जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि पुर्तगाल समर्थक रहा है भारत का यूएनएससी में भी, न्यूक्लियर एनएसजी में भी, ठीक। दूसरा एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि भारत ईयू शिखर सम्मेलन है उसका प्रस्ताव रखने वाला कुछ प्रमुख देशों में सबसे पहले 2000 में पुर्तगाल ने रखा था। फिर एक पॉइंट कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1.5 बिलियन का है और 1.25 लाख अर्थात 1,25,000 भारतीय पुर्तगाल में निवास भी करते हैं। दोनों के बीच में जो है एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है। क्लियर है? नीचे आप देखोगे थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में बताया हुआ है। ये अगेन आपके लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप देखोगे पुर्तगाल के बारे में, अगर हम बात करें तो लोकेशन वगैरह के बारे में आपको यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा देश आइबेरियन पठार पर, आइबेरियन प्लेटू पर स्थित है। तो ये जो पुर्तगाल और स्पेन है, ये 2 कंट्रीज हैं जो आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित हैं। आप देखोगे यहाँ पुर्तगाल है, ये देखो पुर्तगाल और स्पेन, ये वाला जो क्षेत्र है इसको आइबेरियन प्लेटू कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है, ये जो यूरोप है उसको अलग करता है अफ्रीका से। और यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा जल डमरू मध्य है। आप लोगों से कमेंट में आशा है कि आप बताएंगे कौन सा ये जो यहाँ पे स्ट्रेट है, कौन सा स्ट्रेट इसको अलग करता है। मैंने यहाँ मार्क किया है, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक को कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे ये बात। ये बेसिक फैक्ट है और मैं, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ी है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। वापस से आते हैं आइबेरियन प्लेटू, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? आइबेरियन पठार। यहाँ होगा मेंशन आपके मैगजीन में, देखो आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। तो पहला चीज़ आपसे एज इट इज सवाल पूछा जा सकता है कि आइबेरियन पठार जो है वो मतलब कहाँ पर है, यूरोप के कौन से क्षेत्र में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऐसे आप देखोगे पूर्व में पूछा हुआ है इस तरह का सवाल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, इसको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ देखोगे 2 द्वीप बना हुआ है ना, ओजोर्स और मदीरा, एज इट इज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है वो जो आप मतलब संभावना है बड़ी, अगर लोकेशन आधारित सवाल पूछेगा तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है ओजोर्स और मदीरा द्वीप संबंधित हैं, किस देश से संबंधित है? तो पुर्तगाल से, ठीक है। आगे देखो यही चीज़ें बताई हुई हैं। और स्थल सीमा में ये सिर्फ स्पेन से, एक ध्यान रखना, एक तो लैंडलॉक नहीं है, अटलांटिक से सीमा साझा करता है। दूसरा, स्थल सीमा केवल एक देश से मिलती है, वो कौन सा है? स्पेन से। बगल में स्पेन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द्वीप समूह में ओजोर्स और मदीरा हमने देख लिया। समुद्री सीमाएं जो है मोरक्को के साथ मिलती है, यहाँ मोरक्को है, ठीक है, इसके साथ। तो इस टॉपिक में यही था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देख लो, आपके सामने होगा। मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के देश साझेदारी फ्रेमवर्क, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF पर हस्ताक्षर किए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आपसे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आप समझ लो कि सेपरेट सवाल बनने की कोई संभावना नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे सीधे सीधे इससे सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। सिंपल सा आपको इसमें जो CPF है, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। अगर
भूले भटके कभी सवाल पूछा भी गया तो सीपीएफ पे, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे पूछा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप देखोगे ये चर्चा में इसलिए रहा है कि बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के पश्चात मॉरिशस जो है चौथा देश बना है जिसने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सीपीएफ है, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, उस पर हस्ताक्षर किया है। तो एक फैक्ट तो यही, केवल चौथा देश है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें तो 100 से अधिक साझेदार देश हैं, आपने निरंतर पढ़ा होगा इसके बारे में। आईएसए में 100 से अधिक देश हैं। दूसरा जो ये पार्ट कह रहा है सीपीएफ, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इसका मात्र चौथा देश है, मात्र 4th कंट्री है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि मॉरिशस जो है मात्र 4th कंट्री है। कौन सब 4 कंट्री हैं, तो इस चीज को मतलब अगर ध्यान में रह जाए, बांग्लादेश, भूटान, 2 तो भारत के पड़ोसी देश ही है और एक क्यूबा है। बस इतना है इसमें, मतलब जो काम, इसी कारण ये चर्चा में रहा था, इससे ज़्यादा इसमें कोई मतलब ये नहीं है। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नीचे देखोगे ये वाला, ये सीपीएफ जो है आईएसए द्वारा विकसित की गई एक रणनीतिक पहल है जिसका सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यकालिक सहयोग को सुगम बनाना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एक स्टेटमेंट के रूप में ऐसे बना के दे सकता है कि सीपीएफ का मूल उद्देश्य क्या है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो बस सिंपली ध्यान में रखना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ज्वाइंट सोलर प्रोजेक्ट। सीपीएफ के तहत जो है ज्वाइंट सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब 2 देश साथ में मिलकर जो है ये कर सकते हैं, कोई भी कंबाइंड सोलर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कंबाइंड कोई भी परियोजना शुरू कर सकते हैं। वही चीज़ बताया गया है कि दीर्घकालिक और मध्यकालिक सहयोग को सुगम बनाना है। ठीक है, देशों के बीच आईएसए के जो सहयोगी देश हैं उनके 2 देशों 4 देशों के बीच जो पार्टनरशिप है उसको बेहतर बनाने के लिए सीपीएफ है। ठीक, नीचे थोड़ा सा आईएसए के बारे में दिया गया है। तो आप आईएसए के बारे में काफ़ी चर्चित रहा है, पिछले 10 साल से ये चर्चा में है। 10वीं वर्षगांठ है ये। 2015 में जो पेरिस सम्मेलन COP21 हुआ था उसी में ये समझौता, उसी में जो आईएसए के लिए समझौता हुआ था, भारत और फ्रांस की पहल पर ये शुरू किया गया था। आज के डेट में 100 से अधिक इसके देश हैं, मतलब 100 से अधिक सदस्य देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और इसमें कहा गया है कि एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 2030 तक $1 ट्रिलियन सौर निवेश, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन सौर निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, 2030 तक $1 ट्रिलियन सौर निवेश को बढ़ाना है। आपकी मैगजीन में जो अंतिम पॉइंट होगा वो देखना है। एक और चीज़, आपके मैगजीन का जो लास्ट पॉइंट है इस आर्टिकल से संबंधित, उसको ध्यान में रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो आईएसए है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, भारत में। और भारत में स्थापित किसी भी, मतलब ये जो इसमें मेंशन किया हुआ है, भारत में स्थापित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहला हेडक्वार्टर है, पहला ऐसा हेडक्वार्टर है जो भारत में, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में हो वो गुरुग्राम में आईएसए का है। मतलब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और यह पहला ऐसा हेडक्वार्टर है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का जो भारत में है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके आप लोग रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था जो आईएसए सीपीएफ के बारे में। अगला आर्टिकल देखोगे जो इसमें जो हम न्यूज इन शॉर्ट आईआर वाला देख रहे हैं उसमें आप देखोगे 6ठा आर्टिकल जो है ये आपको WHO की विश्व महामारी संधि प्रस्ताव से संबंधित है। हेडिंग है विश्व महामारी संधि प्रस्ताव को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया। देखो जो ये WHO का ये है विश्व महामारी संधि प्रस्ताव, इसको फाइनल मतलब ड्राफ्ट जो है उसी से संबंधित है। इसमें देखो अगेन अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस टॉपिक की बात करें तो कम संभावना है आपसे, मतलब अभी एक तो ड्राफ्ट फॉर्म में ही है, फाइनल इसका फॉर्म आएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहली बात। और दूसरी बात की अगेन कम संभावना है कि इससे मुख्य परीक्षा में आपसे सेपरेट सवाल बन पाए, तो आप 2.5 स्टार रख सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत ही कम, ना के बराबर है कि प्रारंभिक परीक्षा में इसके प्रावधानों से आपसे सवाल पूछ ले, ऐसी संभावना कम है। मुख्य परीक्षा में हो सकता है, अभी देखोगे अगेन आप देखोगे कोविड फिर से चर्चा में आ गया है, मतलब थोड़ा सा आप लोग भी अपना ध्यान रखेंगे, तो
कोविड के केसेस कुछ मिलने लगे हैं, दिखने लगे हैं फिर से अगेन। तो इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा अगर इस तरह की स्थिति फिर से बढ़ती है तो मे भी हो सकता है इस पर थोड़ा सा सवाल बन जाए। अगर आपको पिछला मतलब जो कोविड-19 2019, 20, 21 वाला जो सिचुएशन था उस संदर्भ में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी से मतलब कि विश्व महामारी संधि क्या है, क्यों, क्या प्रॉब्लम रहा था, उसी संदर्भ में ये आर्टिकल दिया गया है कि एक ये महामारी संधि नहीं होने का क्या प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में, और ये महामारी संधि हो गया तो क्या फायदा होगा, इसी संदर्भ में ये आर्टिकल है। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए क्या है कि ये महामारी संधि WHO द्वारा किया गया है, जो सदस्य देश हैं उसके लिए। अगर यह संधि हो गया, ठीक है, मतलब ये रहता, ये संधि जब तक नहीं था तो क्या प्रॉब्लम हुए थे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और इस संधि से वही जो प्रॉब्लम्स हुए वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी बात को इसमें बताया गया है। सबसे पहले देखो कि आप संधि का उद्देश्य, रोकथाम रणनीतियां, इसमें कुछ कुछ बताया गया है कि महामारियों के प्रति समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। ऑफ कोर्स कोई भी संधि होगा तो क्या होगा कि एक मतलब जो है कंबाइंड एफर्ट हम दिखाएंगे कि कोई भी अगर इस तरह का महामारी का सिचुएशन आता है तो उसमें रोकथाम रणनीति, तैयारी क्षमता, स्वास्थ्य प्रणालियों की लचीलापन, महामारी से संबंधित संसाधनों तक पहुंच, वही सारी बातें की गई है। यहां देखो ये संधि का उद्देश्य, किसी भी संधि का इसी तरह का, अगर इससे संबंधित उद्देश्य, महामारी से संबंधित कोई संधि है उसका यही सारा उद्देश्य हो सकता है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। दूसरा, संधि की आवश्यकता वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा आप एक बार ध्यान से पढ़ना। इसमें कुछ भी ऐसे समझने वाला पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं आ रहा होगा। अगर आप पढ़ोगे एक बार में आपको कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाओगे। मैं ब्रीफ कर रहा हूं इसको। देखो, पहला है खंडित संधि की आवश्यकता। मैंने शुरू में समझाया क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो ये जब तक ये संधि हुई नहीं थी तो क्या प्रॉब्लम था, वही कोविड-19 के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। पहला देखोगे खंडित वैश्विक प्रतिक्रिया। आपको याद होगा कि जो कोविड-19 हुआ तो सडनली जल्दी जल्दी में अलग अलग देशों ने कोई भी समन्वित मतलब मिला जुला प्रयास नहीं था। सब देश ने अपने अपने स्तर पे, कोई देश अपना सीमा बंद कर दे रहा है, जो महत्वपूर्ण आपूर्तियां हैं वो रुक जा रही है, निर्यात प्रतिबंध लगा दे रहा है, आयात प्रतिबंध लगा दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि कोई आप अगर मतलब सारे देश, विश्व के सारे देश मिलकर मतलब एक समन्वित प्रयास करते तो रिजल्ट बेहतर होता। कोविड के प्रति जो हमारा मतलब रिस्पांस था, पूरी दुनिया का रिस्पांस था, वो कहीं बेहतर होता अगर हम एक मतलब समन्वित प्रयास करते। ठीक है, तो खंडित वैश्विक प्रतिक्रिया रही थी, मतलब अलग अलग फ्रैक्शनल था। कोई देश, इंडिया कुछ कर रहा है, यूएस कुछ कर रहा है, चाइना कुछ कर रहा है, इटली कुछ कर रहा है, यूरोप कुछ, फ्रांस कुछ कर रहा है, अलग अलग देशों की अलग अलग तरह की प्रक्रिया थी। तो इसको मतलब ये एक समस्या थी, इसको एड्रेस करने के लिए ये मतलब संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखो खंडित वैश्विक प्रतिक्रिया। दूसरा पॉइंट देखोगे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अंतर। अब देखो कोई भी मतलब इस तरह की समस्या आई तो किसी एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरी वैश्विक समस्या थी, वैश्विक महामारी की स्थिति थी, वैश्विक समस्या थी। तो मतलब अगर अनुसंधान में रिसर्च जो हो रहा था या टेक्नोलॉजी, सब सारे देशों के लिए टेक्नोलॉजी समान रूप से तो नहीं था, सारे देशों के रिसर्च का स्तर समान रूप से नहीं था, लेकिन समस्या की स्थिति सब देशों मोर और लेस एक ही तरह का फेस कर रहे थे। तो वैसे में जो अनुसंधान वगैरह जो विकसित देश हैं वहाँ तेजी से रिसर्च हो रहा था, वो जो फाइंडिंग्स थी वो विकासशील देशों के साथ, विशेष करके जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे। शुरू में आप देखोगे कई वैक्सीन के संदर्भ में भी यही हुआ, या और भी जो फाइंडिंग्स नए मतलब जो कोविड वायरस को लेके, उसके म्यूटेशन को लेकर जो नई नई फाइंडिंग्स थी उसको भी साझा नहीं किया जा रहा था। जो भी रिसर्च हो रहे थे, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा था उसको प्रॉपरली साझा नहीं किया जा रहा था। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। देखो वही बात, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अंतर। ठीक है, अलग अलग देशों की क्षमता अलग अलग है, उसका प्रॉब्लम रहा था। अगला पॉइंट देखोगे, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है जानकारी साझा करने में विलंब। एकदम से सही बात ये भी रहा था। याद करो चीन में बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम शुरू हो गया था कोविड-19 के कारण, लेकिन वो प्रॉपर जानकारी, इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर रहा था। अगर वो सही समय पर सही इंफॉर्मेशन साझा करता तो संभव है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी और इसका रिस्पॉन्स रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता। क्लियर है?
उसके बाद देखोगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। फिर अगेन हमने शुरू में ही बात किया कि देखो जो महत्वपूर्ण चिकित्सीय आपूर्तियां हैं, दवाइयां हैं, एपीआईज हैं, उस टाइम आप देखोगे जो पीपीटी किट हैं, मल्टीपल जो मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी जो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन था, तो उसकी आपूर्ति सडनली किसी देश ने अपने आयात बंद कर दिया, निर्यात बंद कर दिया, मध्यवर्ती वस्तुएं जो जिससे ये सारे वस्तुएं बन रही थी, सारे देश ने आनन फानन में जिसको जो सही लगा वो कर दिया, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन था उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई, तो एक तरह से पूरे देश की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी बाधित हुई, साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स हो सकता था, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता था, वो भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य उत्पादों तक असमान पहुंच, अगेन मेडिसिन हो गया हो या अभी मैंने बताया पीपी किट हो, बाद में वैक्सीन हो, सबकी समान पहुंच नहीं थी। कुछ देश जिन्होंने पहले बना लिया वो देना नहीं चाह रहे थे, इस टाइम भी मुनाफा अधिक से अधिक कमाना चाह रहे थे। ये भी प्रॉब्लम रहा कि अगर ये सारी चीज़ों को मतलब अगर एक समन्वित प्रयास किया जाता, सब में एक ही चीज़ रखना है कि अगर ये सारी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स समन्वित होता तो रिजल्ट कहीं बेहतर होते, कोविड के प्रति जो हमारा मतलब रिस्पॉन्स रहा था वो कहीं बेहतर होता। इसी चीज को ध्यान में रखना है। अब इसी चीज का प्रस्तावित संधि के नीचे देखोगे आप, प्रस्तावित संधि के मुख्य प्रावधान, प्रमुख प्रावधान, तो इसमें यही बताया गया है कि भाई क्या किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम आया उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला है रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण प्रणाली, कि सबका जो है मतलब जो भी अगर मान लो कि कोई टीका बन रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई नया मतलब उपचार की विधि फाइंडिंग्स हुई है, तो सब के बीच में उसका वितरण जो है न्यायपूर्वक हो, सबके सारे देशों के बीच में थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसका वितरण न्यायोचित किया जा सके। दूसरा देखोगे वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से महामारी की रोकथाम। सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट यही वन हेल्थ क्या होता है, वन हेल्थ दृष्टिकोण होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वन हेल्थ दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि मानव, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यह संधि मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की एकीकृत निगरानी को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि मतलब ये जो महामारी संधि है इसमें वन हेल्थ दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखोगे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण, अभी हमने बात किया है कि जो प्रॉब्लम था उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है ये संधि। स्वास्थ्य कार्यबल की तैयारी, मतलब जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या अन्य जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, नर्स हैं, अन्य जो लोग हैं, उनका एक बेहतर ये पेशेवरों का एक ग्लोबल अच्छा मतलब समूह, वैश्विक समूह बन पाए ताकि रिस्पॉन्स बेहतर हो पाए। ठीक है, समन्वित वित्तीय तंत्र, मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क, जो हमने ऊपर समस्याओं की बात करी उन्हीं सारी समस्याओं को इस संधि के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। इसमें कहीं कोई आपको समझने में, एक बार भी पॉइंट आप पढ़ लोगे, ये सुन भी लोगे तो आप हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा कि ये क्या। समाप्त करें, हमने बात किया कि WHO वैश्विक महामारी संधि का जो प्रारूप है वो अलग अलग देशों के सामने प्रस्तुत किया है। क्या है इस संधि का प्रारूप, तो इस संधि की आवश्यकता क्यों थी पहले हमने देखा, और उसी जो आवश्यकताएं थी सारे कोविड-19 के संदर्भ में हमने एग्जाम्पल से समझा, और उसी सारी आवश्यकताओं को एड्रेस करने वाले पॉइंट्स को शामिल किया गया है इसमें। क्लियर है? अगला देखो, महामारियों से निपटने के लिए एक, ये पीटी के हिसाब से नीचे आप देखोगे महामारियों से निपटने के लिए यहां पे एक हेडिंग दिया हुआ होगा, महामारियों से निपटने के लिए वर्तमान संरचना, ये वाला जो पार्ट है इसमें दो चीजें हैं। एक तो मतलब आप देख लीजिएगा IHR के बारे में है, इंटरनेशनल हेल्थ रूल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम 2005 है, ये आपसे ये दोनों जो IHR है और नीचे वाला IHR है और गोरन जो है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क, ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। एक तो IHR 2005, IHR क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रूल, और एक ये जो है वैश्विक प्रकोप सतर्कता प्रतिक्रिया नेटवर्क, गोरन, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क। ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि अभी कभी भी आपसे
पीटी में अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहा, मतलब कोई भी महामारी का सिचुएशन रहा, तो मे बी ऐसा सवाल बन सकता है कि कौन सा गोरन के बारे में पूछा जा सकता है कि अभी जो है महामारियों से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक संरचना क्या है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो कोविड-19 वाला ये है, कोविड-19 में जो जानकारी जो रिस्पॉन्स किया गया था वो यही इंटरनेशनल हेल्थ रूल के तहत ही किया गया था, ठीक है। और दूसरा जो ये जो है गोरन है, वैश्विक प्रकोप सतर्कता प्रतिक्रिया नेटवर्क, इसमें भी मतलब ये देखोगे आप 250 से अधिक संस्थानों का एक नेटवर्क। डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। कभी भी आपसे बस ये नाम पता रहेगा कि जो ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क है ये, साथ ही साथ जो IHR यहीं पे लिख दे रहा हूँ, पहला जो है IHR इंटरनेशनल हेल्थ रूल, इन दोनों का नाम ध्यान में रहेगा। ये दोनों अगर आपके ध्यान में रह गए तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महामारियों से निपटने के लिए क्या मतलब व्यवस्था है। क्लियर है? अगला देखो, अगला हेडिंग है आपका भारत चीन के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ा, ये 7वां टॉपिक है हमारा, जो न्यूज इन शॉर्ट वाला है। अब अगेन देखो, ये पीटी में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। दोनों के हिसाब से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 स्टार आप पीटी के हिसाब से भी, इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं इस टॉपिक में, और मेंस में डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा भारत चीन, लेकिन भारत चीन व्यापारिक संबंध पे आपसे सवाल पूछा, सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है। उस हिसाब से ये टॉपिक में जो कंटेंट है वो 3 मेंस के हिसाब से भी 3.5 स्टार आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी, पीटी के हिसाब से भी। क्लियर है? अब आते हैं टॉपिक में। इसमें बताया गया है कि 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, उसमें भारत का चीन के साथ जो व्यापार घाटा है वो 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 99, लगभग आप मोटा मोटा ध्यान में रख लो कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया। 100 अरब अमेरिकी डॉलर भारत चीन के बीच में व्यापार घाटा। 99 जो अरब है अमेरिकी डॉलर, उससे ज़्यादा का व्यापार घाटा है भारत चीन में। आप खुद में सोच कर देखो। कुछ फैक्ट्स यहाँ मैं पहले रिकॉल करा दे रहा हूँ, वही सारी बातें इसमें हैं। चीन जो है वर्तमान, अगर हम इसी फाइनेंशियल ईयर जो बीता है 2024-25 की बात करें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहला अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन। लेकिन चीन के अमेरिका के साथ हमने पिछले भारत अमेरिका लिबरेशन डे के संदर्भ में समझा था भारत अमेरिका संबंधों, व्यापारिक संबंधों का। तो भारत अमेरिका के बीच लगभग 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। वहीं भारत और चीन के बीच लगभग 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। लेकिन मैक्सिमम जो है हमारा व्यापार घाटा के रूप में, अधिकांश जो है हम चीन से जो है आयात करते हैं, निर्यात बहुत थोड़ा करते हैं चीन को। अमेरिका के संदर्भ में उल्टा है, हम अमेरिका को निर्यात बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा टॉप डेस्टिनेशन है निर्यात का, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका है, ठीक है। चीन जो है हमारा सबसे बड़ा आयात गंतव्य, हम बहुत सारा चीज़ चीन से आयात करते हैं। इसी कारण जो है व्यापार घाटा जो है काफ़ी बढ़ा है, निरंतर रहा है और निरंतर यह बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। अब आते हैं इसमें जो बातें बताई गई हैं। ये सबसे पहले देखोगे कि व्यापार घाटा का कारण क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां और सौर उपकरण के आयात में भारी वृद्धि के कारण, जबकि भारत से निर्यात में तीव्र गिरावट आई है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इज न्यू ऑयल, एक टर्म आप सुनते होगे, इलेक्ट्रॉनिक इज न्यू ऑयल। काफ़ी 5-6 साल से आप अगर सर्वे देख रहे होगे, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें ये टर्म यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भारत के लिए, आमतौर पे आप देखोगे जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो भारत के लिए हमेशा एक मतलब ये रहा, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं और वो हमारी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो व्यापार घाटा है उसका एक बड़ा, या हमारा जो व्यापार है उसमें हम एक मैक्सिमम पार्ट जो है हम जो बाहर से मंगवाते हैं उसमें ऑयल रहता है। हाल के वर्षों में, पिछले मतलब 7-8 वर्षों में आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और चीन से जो हम आयात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसीलिए ये टर्म यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इज़ न्यू ऑयल। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप कभी अपने आंसर राइटिंग में इस तरह शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे का टर्म है, तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इज़ न्यू ऑयल कहा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी मतलब ऑयल के तरह ही हमारे लिए व्यापार घाटा में एक सरदर्दी बनता जा रहा है, ठीक। उसके अतिरिक्त बैटरी, सौर पैनल वगैरह हम चाइना से बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं। चाइना से हम सामान बहुत मंगवा रहे हैं, वो तो बढ़ रहा है निरंतर, लेकिन चाइना को जो हम भेज रहे हैं वो सामान बहुत कम,
उसमें मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा जो चाइना को निर्यात है वो बहुत कम होता जा रहा है निरंतर, उसमें आगे देखोगे उसके बारे में समझाया गया है कि क्यों कम हो रहा है। अगला पॉइंट देखोगे, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमने बात कर लिया, चीन जो है दूसरा सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार है यूएसए के बाद, ठीक है, तथा दोनों देशों के मध्य कुल यही मैंने बताया आपको 127 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। ध्यान एग्जैक्ट फिगर ध्यान में नहीं रखना है, बट आप मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा कि 129 अमेरिकी डॉलर के आसपास अमेरिका के साथ है, बहुत नैरो मार्जिन है, बहुत छोटे से मार्जिन से अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क्लियर। अगला पॉइंट देखोगे कि भारत चीन के साथ व्यापार घाटे के कारण, ट्रेड डेफिसिट के कारण, देखो एक इसमें बताया गया मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल। इसमें भारत जो है बहुत सारे, भारत के जो उद्योग हैं, भारत के जो उद्योग हैं उसमें जो हम बहुत सारा कच्चे माल का या मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। इसमें एक देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत का फार्मा उद्योग विश्व का कुछ सबसे प्रमुख फार्मा उद्योगों में से है। तो उसमें जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग, एपीआई का प्रयोग होता है, वो हम चीन से मंगवाते हैं। उसके अतिरिक्त देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है, रसायन और वस्त्र में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं चाइना से जो जिसका फाइनल गुड्स हम बनाते हैं, जो मीडिएटरी गुड्स है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, वो हम चाइना से मंगवाते हैं। ठीक है, आपने सुन रखा होगा क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। इसमें देखोगे ना, रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना का एक तरह से मोनोपोली है, पूरी दुनिया को मतलब ठप कर सकता है। और जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जितने भी, उसमें इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। भारत भी चीन से वो बहुत ज़्यादा मंगाता है। आप यहाँ चाहो तो मेंशन कर लेना कि मतलब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हमने पहले भी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात किया है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट से विशेष कर वो हम चाइना से मंगाते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप रेयर अर्थ एलिमेंट ये जरूर मेंशन करना, इस पे भी हम निर्भर हैं चाइना पे। एपीआई के बारे में हमने बात किया, ठीक है। रसायन और वस्त्र क्षेत्र में भी हम जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो मंगवाते हैं। अगला पॉइंट देखोगे, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, ये भी हमने बताया बहुत सारे, आप इतने सारे चाइनीज मोबाइल, ओप्पो, पोको, रेडमी, पता नहीं कौन कौन से मोबाइल, सारे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकांशतः जो है वो हम चाइना पे निर्भर हैं। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का भरमार है भारत में, ठीक। दूसरा देखोगे सीमित और बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, डेली टू डे लाइफ की चीज़ें, मान लो कि जो हायर मतलब जो एडवांस प्रोडक्ट्स हैं वो तो समझ में आता है, बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स का भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का ही भरमार है भारत में भी। उसके बाद देखोगे सीमित निर्यात, भारत जो है चीन को बहुत सीमित निर्यात करता है, और मेनली जो है आप देखोगे लोह अयस्क, कपास, तांबा जैसे कच्चे माल का निर्यात करता है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब प्राइस कम रहता है, तो ये भी जो हमारा आयात निर्यात का गैप है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, ये वाला, बाजार पहुंच में बाधाएं। चीन जो है बहुत सारा मतलब जो है गुणवत्ता के आधार, नियमों, गुणवत्ता मानकों के आधार पर बहुत सारे मतलब भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में एंट्री नहीं देता है। इसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, ठीक है। आप इसको एज इट इज चाइन, एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हो कि चीन नॉन टैरिफ बैरियर के माध्यम से भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में प्रवेश करने से रोकता है। एज इट इज लिख लेना, आपकी मैगजीन में ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, आप लिख लेना कि चाइना जो है बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर के माध्यम से भारतीय उत्पाद को अपने बाजार में नहीं आने देता है, ठीक। दूसरा देखोगे लागत स्तर में बढ़ोतरी, भारत का जो है मतलब भारत का जो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है भारत में बहुत चीन की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि वेजेस चीन में बढ़े हैं, जो मजदूरी है, पारिश्रमिकी है, चीन में बढ़े हैं, लेकिन स्टिल जो हमारा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चाइना की तुलना में ज़्यादा है। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं चाइनीज़ मार्केट में भी। चाइनीज़ मार्केट तो छोड़ो, इंडियन मार्केट में भी बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं, तो चाइनीज़ और वैश्विक मार्केट में क्या ही होंगे। ये भी एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, लागत स्तर में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे आप उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता में जो प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें हम पीछे रह जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखना। फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण, अब देखो चाइनीज़ कंपनियां जो है मतलब पूरी दुनिया का फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को, ये लास्ट पॉइंट जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण, पूरी दुनिया का फैक्ट्री है चाइना।
तो बहुत सारा उत्पादन है, उसके जो सप्लाई चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका एक बेनिफिट चाइना को मिल जाता है। ठीक है, भारत अभी उसमें पीछे है, हालांकि भारत भी देखोगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वोकल फॉर लोकल, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसके तहत तेजी से आप देखोगे भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्टिल अभी हम चीन से बहुत पीछे हैं। चीन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का फैक्ट्री है, मतलब पूरी दुनिया का शायद ही कोई देश है जहाँ चाइनीज़ माल आपको नहीं दिखेंगे। मतलब ऐसे कहो कि शायद ही कोई घर हो दुनिया में जहाँ कोई ना कोई चाइनीज़ माल इस्तेमाल होता ही होगा। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ चाइनीज़ माल, पूरी दुनिया के संदर्भ में मोटा मोटा ये कहा जा सकता है। तो भारत का प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन कम्पिटिटिवनेस जो है अभी उस स्तर का नहीं पहुंचा है, इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। अब नीचे देखोगे कि सरकार द्वारा घाटा कम करने के लिए क्या मतलब किया गया है, क्या सब सारी चीज़ें की जा रही है। एक तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है इसको ध्यान में रखना है। बाकी और क्या सब किया गया है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको मार्क करा दे रहा हूं। एक तो लोकल फॉर वोकल, हमने पहले ही बात किया, ये वोकल फॉर लोकल उल्टा बोल दे रहा हूं, वोकल फॉर लोकल, इसको ध्यान में रखना है। मतलब जो हमें एक तरह से आंदोलन तरह से आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह की बातें कही गई, मतलब कि जो स्थानीय उत्पाद है उसके प्रति थोड़ा सा मतलब हमें आकर्षण दिखाना होगा, थोड़ा उसको प्रमोट करना होगा। तो ये चीज़ है। दूसरा आप देखोगे चीन कई बार डंपिंग या अनुचित व्यापार की रीतियां भी अपनाता है, जिससे अपने प्रोडक्ट को जानकर बहुत कम प्राइस में, ताकि यहाँ स्थानीय मार्केट में वो इजीली बिके, इस तरह के भी काम करता है, जिससे हमारे जो उत्पादन इकाइयां हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट जो है DGTR द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी की जा रही है। चाइना से ऐसा आप देखोगे टाइम टू टाइम चाइनीज़ गुड्स और इन सब चीज़ों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, कुछ वस्तुओं को, कुछ कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है जो उनके अनुचित व्यापार गतिविधियां हैं उसके कारण। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि DGTR द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी की जाती है और रोक लगाई जाती है, ये भी एक इनिशिएटिव है। दूसरा आप देखोगे कुछ और मतलब प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें एक PLI इनिशिएटिव है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखोगे PLI के अलावा जो है एक व्यापार अवसंरचना योजना और बाजार पहुंच पहल योजना। व्यापार अवसंरचना योजना, यहाँ देखो, व्यापार अवसंरचना योजना और बाजार पहुंच पहल योजना, इसके माध्यम से भी जो भारतीय वस्तुएं हैं, भारतीय उत्पाद हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें एपेडा का रोल आप देख सकते हो। उसी तरह समुद्री उत्पाद निर्यात जो है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास पर है जो एमपेडा है, उसके भी रोल्स आप देखोगे। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन, क्लस्टर हब, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शंस को बढ़ावा देने, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्रक है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको बढ़ाने के लिए आप सरकार द्वारा निरंतर अनेक प्रकार के प्रयास आप देखोगे किए जा रहे हैं। अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है इसमें, लेकिन फिर भी आप इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कुछ साल पीछे चले जाओ तो जो आईफोन है, जो आमतौर पे एक वेवलेंट गुड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भारत में भी काफ़ी प्रचलित है, पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो आईफोन को जो असेंबल किया जाता है उस पर एक तरह से चाइना का मोनोपोली था। अब लगभग 15%, 15 से ऊपर, लगभग आप 20% के आसपास मान लो, आईफोन का जो असेंबलिंग है वो भारत में होता है। तो आप देखोगे इससे कि एक रोजगार भी सृजित हो रहा है और एक तरह से प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत की मतलब अच्छी पहुंच का एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जो टॉपिक देखा उसमें समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का चीन के साथ जो व्यापार घाटा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान में रखना है। जितने फैक्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आयाम पे। आपसे एक सेपरेट सवाल भारत चीन व्यापार संबंध पे बन सकता है या व्यापार घाटे पे। ऐसा भी हो सकता है कभी भारत चीन व्यापार संबंध मूल रूप से जो प्रश्न का रूप हो या प्रश्न का डायमेंशन हो वो व्यापार घाटा से ही जुड़ता हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है, 8वां टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सऊदी अरब हमारे लिए, अगर हम मध्य पूर्व की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें, गल्फ की बात करें, कोई भी शब्द इस तरह का प्रयोग हो, वहाँ हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। इनफैक्ट UAE के बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स में हम देख सकते हैं
अगर हम इस्लामी देशों या मुस्लिम देशों की बात करें तो उसमें विशेषकर गल्फ में काफ़ी मतलब भारत यूएई संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। हमने देखा इसी महीने की अप्रैल में ही एक बड़े आर्टिकल में भारत यूएई संबंध को देखा था हमने, जो पिछला वीडियो है आपने उसमें देखा होगा। भारत इजराइल संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत पूरे पश्चिम एशिया में भारत के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश हैं उसमें यूएई, इजराइल और सऊदी अरब है। तो उस दृष्टिकोण से ये जो है भारत सऊदी अरब संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसको अच्छे से देखना है। ठीक, तो आप इसको, इसमें जो भी फैक्ट्स हैं दोनों पीटी मेंस दोनों के हिसाब से आप इसको 4 स्टार दे दो। ठीक है, पीटी के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। सबसे पहले तो ये फैक्ट ध्यान में रखो कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। देखो, इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पे थे, सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। आपको ध्यान में होगा एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को। जब ये घटना हुई थी, आतंकवादी घटना पहलगाम वाली हुई थी, उस टाइम प्रधानमंत्री जी भारत में नहीं थे और उन्होंने अपनी ये वो सऊदी अरब में ही थे और सऊदी अरब की राजकीय यात्रा को बीच में छोड़कर वापस भारत आए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ध्यान में रखिएगा कि 21-22 अप्रैल को ये वहीं पे थे, सऊदी अरब में ही थे। ठीक है, ठीक। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बैठक के कुछ प्रमुख परिणाम दिए गए हैं, हम इस पर बाद में आएंगे। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में, याद करो, मैंने आपको समझाया था हम द्विपक्षीय संबंधों में क्या देखते हैं, 2 राष्ट्रों के बीच में द्विपक्षीय संबंध है, उसमें हम किन चीज़ों पर ध्यान देखते हैं, 5 डायमेंशन। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया कि किसी भी 2 देशों के बीच में जब भी हमें द्विपक्षीय संबंध देखना हो तो हमें 5 डायमेंशंस को देखना होता है। क्या? अगर हम बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें, हिंदी ही लिख दे रहा हूं, द्विपक्षीय संबंध, पांच डायमेंशन है द्विपक्षीय संबंधों के, इसको हमें ध्यान में रखना है। पहला, जैसे भारत का किसी भी, यहां सऊदी अरब, लेट्स एग्जांपल के लिए, तो भारत सऊदी अरब संबंध की अगर हम बात करें तो भारत के लिए सऊदी अरब का महत्व, पहला पॉइंट, भारत के लिए महत्व किसका, जो भी देश हो, ठीक है, भारत के लिए महत्व। दूसरा, भारत का महत्व, उस देश के लिए भारत का भी तो कुछ महत्व होगा ना, ठीक है। अगर मान लो सऊदी हमारे साथ, 2 लोग कैसे, 2 लोग जिस प्रकार से एक संबंध में आते हैं, सेम उसी तरह 2 देश भी संबंध में आते हैं कि हमारे लिए सऊदी का महत्व है तो सऊदी के लिए भी तो हमारा महत्व है। यही दो डायमेंशन देखना है कि हमारे लिए सऊदी का क्या महत्व है, सऊदी के लिए हमारा क्या महत्व है, ठीक। तीसरा पॉइंट, दोनों देशों के बीच रिसेंट इनिशिएटिव्स कुछ हो रहे हैं क्या, किन क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है, तो जो हालिया विकास क्रम है आप देख लो, हालिया विकास, रिसेंट इनिशिएटिव्स जो भी हैं हर किसी भी क्षेत्र में, उसको देखना है। चौथा, अब कभी भी संबंध सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहेगा, चैलेंज भी तो रहेंगे ना, तो चुनौतियां देखना है, चुनौतियां होगी, और चुनौतियां होगी तो हम वे फॉरवर्ड, भविष्य, आगे की राह, ये भी तो देखेंगे। इन्हीं 5, जब भी हम किसी भी 2 राष्ट्रों के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो इसी 5 डायमेंशन में चीजों को देखना है। सबके बारे में आपको 1-2 पॉइंट भी होगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां भारत सऊदी अरब है तो भारत के लिए सऊदी अरब का महत्व, सऊदी अरब के लिए भारत का महत्व, दोनों के बीच में क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं, कौन से बड़े समझौते हुए हैं, कौन सा बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, चैलेंजेस क्या हैं भारत सऊदी अरब के बीच में, और वे फॉरवर्ड, इन चैलेंजेस को दूर क्या करना है। कभी भी किसी भी द्विपक्षीय संबंध को इसी डायमेंशन में देखना है। आते हैं वापस टॉपिक पे, तो मैंने बताया जो पहला हेडिंग देखोगे, बैठक के प्रमुख परिणाम, इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम आते हैं कि सऊदी अरब के संबंधों का जो महत्व है, जो हमारा प्रायोरिटीज है, उस तरह से हम देखते हैं। अब देखो, इसमें दिया हुआ है भारत सऊदी अरब संबंधों का महत्व। सबसे पहले आप देखोगे राजनीतिक संबंधों का विकास। देखो 1947 में भारत आजाद हो गया, ठीक है, ये देखो भारत सऊदी अरब संबंधों का महत्व। यहां पे क्या हुआ है कि एक ही साथ दे दिया है, भारत के लिए सऊदी का क्या महत्व है, सऊदी के लिए भारत का क्या महत्व है, दोनों को एक ही साथ दे दिया गया है।
पहला देखो राजनीतिक संबंध, 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए, लेकिन उसके बाद देखोगे 1950 से आप देखोगे कोल्ड वार अपने काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है, और कोल्ड वार में सऊदी जो है अमेरिकी गुट का अमेरिका जो अमेरिकी गुट है उसका हिस्सा रहता है, या उस तरफ उसका झुकाव रहता है, और एक पाकिस्तान भी अमेरिकी गुट का ही हिस्सा रहता है। और पाकिस्तान फैक्टर के कारण भारत सऊदी संबंध पूरे कोल्ड वार के दौरान कभी भी बेहतर नहीं हुए, हमेशा सऊदी का जो है झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा। आगे चलकर आप देखोगे एलपीजी रिफॉर्म, कोल्ड वार खत्म हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, विशेष करके 2000 के दशक में आप देखोगे भारत सऊदी संबंध में एक बार नया सिरे से मतलब शुरुआत होती है, नई सिरे से मतलब शुरुआत होती है। पूरे आप गल्फ के साथ देखोगे भारत के जो संबंध है उसमें एक नया अध्याय शुरू होता है, वो आपको 2000 के दशक में शुरू होता है। यहाँ भी वही बात है। अब देखो यहाँ पे एक मेंशन किया होगा 2006 में सऊदी शाही परिवार की यात्रा, दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, इसके पश्चात 2010 में रियाद घोषणा पत्र। इंपॉर्टेंट नहीं है आपको दिल्ली घोषणा पत्र, रियाद घोषणा पत्र, बस इतना ध्यान में रखना है कि 2006 और 10 मतलब 2000 के दशक में 2006 में दिल्ली घोषणा पत्र हुआ पहली बार 51 सालों में। यहाँ जो मेंशन किया हुआ है आप देखना कि 51 वर्षों में किसी भी मतलब जो सऊदी शाही परिवार है उसकी यात्रा 2006 में हुई थी, तब दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था। अगेन 2010 में आप देखोगे कि जो रियाद घोषणा पत्र है, इसके बाद संबंध और महत्वपूर्ण हुए। आगे चलकर देखोगे 2019 में जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनकी रियाद यात्रा हुई थी, और इस दौरान जो है एक एसपीसी जो रणनीतिक साझेदारी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, उसका गठन हुआ था। ये देखो 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा के दौरान एसपीसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का जो है समझौता हुआ, काउंसिल पर समझौता हुआ, इसके गठन को लेकर बात हुई, जिसके अंतर्गत उच्च स्तरीय परिषद का गठन हुआ। आप देखोगे इस दरमियान आप पिछले अगर एक दशक की बात करो, मैंने आपको बताया 2000 के दशक में भारत सऊदी संबंध में नया सिरे से शुरू होता है, और पिछले एक दशक यानी कि 2014-15 या 2012 के बाद के सालों में देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से भारत सऊदी संबंध बढ़ा है, काफ़ी मजबूत हुआ है। ठीक है, भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में है, बहुध्रुवीय विश्व एक तरह से दिखा आपको इस दौर में। कोल्ड वार के दरमियान 1990 के बाद अमेरिका के भी प्रभाव में कुछ कमी तो ज़रूर होती है, और पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है वो भी कम होता है, और सऊदी भी अपने रिलेशनशिप को अलग अलग देशों के साथ एक तरह से डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करता है उसी संदर्भ में, और भारत के साथ भी संबंध बनते हैं। और एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा कारक क्या रहता है कि भारत तेज़ी से उभरती इकोनॉमी रही, पाकिस्तान का इकोनॉमी डाउन होता चला जाएगा और भारत तेजी से बढ़ेगा, तो सऊदी के लिए एक बड़ा जो उसके मतलब सऊदी के पास क्या है, पेट्रोलियम से, एनर्जी रिजर्व्स है, तो वो पेट्रोलियम का खपत कहाँ होगा, पाकिस्तान का हैसियत है, भारत कहीं ज़्यादा बड़ा मार्केट होगा, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखोगे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में है, वहाँ आप देखोगे भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान में रखना, भारत जो है सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक, ध्यान रखना, और सऊदी जो है वो भारत का तीसरा, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। पहला जो है भारत जो है सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार, पहला कौन है सऊदी का, चाइना है, यहीं पे आप मेंशन कर लो, नहीं है आपके मैगजीन में। चीन ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पार्टनर है सऊदी का, भारत दूसरा है, और सऊदी जो भारत का है वो चौथा है। पहला मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर कौन है, यूएस है, दूसरा चाइना, तीसरा यूएई, चौथा सऊदी। भारत का चौथा है, अब भारत सऊदी का दूसरा है, ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। अगला देखोगे दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बताया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार लगभग 43 अरब डॉलर का 42.98 अरब डॉलर का रहा है, जिसमें भारतीय निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। भारत वहाँ से, और आयात क्यों करेगा, मैंने शुरू में बताया कि पेट्रोलियम है उसके पास, हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के लिए, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मतलब जो है पेट्रोलियम आयात, तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम आयात करने वाला देश जहाँ से हम आयात करते हैं वो सऊदी है। ठीक है, इसको तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद। नीचे आप देखोगे जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ये तो ध्यान में रहेगा, हमने पहले भी कई बार बात किया भारत के टॉप 10 जो व्यापारिक साझेदार हैं उसके बारे में। सऊदी का भारत दूसरा है, चीन पहला है। नीचे देखोगे ये जो फिगर है, जरूरी नहीं है द्विपक्षीय व्यापार, आपको इतना मोटा मोटा ध्यान रखना है कि 43 बिलियन डॉलर के आसपास है, और इसमें से अधिकांश भारत निर्यात कम करता है, आयात बहुत करता है, इसलिए व्यापार घाटा है, सऊदी के साथ भी भारत का व्यापार घाटा है।
आगे देखोगे वित्त वर्ष 2023-24 में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता रहा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि टॉप 3 जो हमारा एनर्जी है, पेट्रोलियम और अदर जो मतलब एनर्जी कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्तिकर्ता है, उसमें सऊदी है। ये एक इंपॉर्टेंट। इसी तरह तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी वाला भी है, ये भी ध्यान में रखना। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी रहा, जिसने भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 18, फिगर ध्यान में नहीं रखना है, मोटा मोटा अगर आपके ध्यान में रह गया तो रह गया, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना कि एलपीजी भी के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी तीसरा है और पेट्रोलियम के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी तीसरा है। ठीक है, एक और बड़ा पॉइंट जो है जो आप ध्यान में रखेंगे, प्रवासी भारतीय प्रवासी जो है, बहुत बड़ा प्रवासी समूह पूरे पश्चिम एशिया में रहता है। मतलब आप ऐसा समझो कि हमने यूएई वाले रिलेशनशिप में आपको बताया था कि 33 लाख लगभग यूएई में रहते हैं, लगभग उतना ही 27 लाख के आसपास भारतीय प्रवासी जो हैं सऊदी अरब में रहते हैं, और ये बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भारत भेजते हैं, प्रेषण, बहुत सारा फॉरेन करेंसी इनके रेमिटेंस के रूप में आता है। ब्लू कॉलर जॉब में, व्हाइट कॉलर जॉब में बहुत बड़ी भारतीय आबादी सऊदी में है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ये हेडिंग भी भारतीय प्रवासी वाला 27 लाख है, और बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, ये ध्यान रखना, बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला हेडिंग देखो, क्षेत्रीय स्थिरता। अब सऊदी जो है पूरे गल्फ का लीडर है, सिर्फ गल्फ का नहीं, पूरी दुनिया में जो आप समझ लो सुन्नी कंट्रीज हैं, इस्लाम के अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में 2 मेजर सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। बेसिक मतलब चीज़ें हैं, आपने आईआर में पढ़ा होगा बेसिक कक्षाओं में। जो शिया है वो संख्या बल के हिसाब से भी कम है, लगभग आप देखोगे पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का जो 80 मोर देन 80%, अराउंड 85% के आसपास या उससे भी ज़्यादा ही वो आपको सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं। और सुन्नी कम्युनिटी का एक तरह से लीडर समझ लो आप जो है सऊदी अरब है, सबसे उसमें से सबसे पावरफुल देश के रूप में आप सऊदी को देख सकते हो। और शिया कम्युनिटी का लीडर जो है वो ईरान है। तो ये एक मतलब समझने के लिए, ऐसा कहीं लिखित घोषित रूप से नहीं है, समझने के लिए उसका लीडर वो है। गल्फ में 7 जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें जो 7 देश हैं, 7 प्रमुख देश हैं, उसका भी लीडर मतलब जो है सऊदी अरब है। और एक और जो ओपेक है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज, ओपेक का भी समझ लो कि एक प्रमुख हिस्सेदार, प्रमुख नेता जो है सऊदी है। तो सऊदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीपल मतलब फोरम पर, इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट है क्षेत्रीय स्थिरता, पूरे पश्चिम एशिया में भारत के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है, बहुत बड़ा भारतीय आबादी उधर रहती है, तो रेमिटेंस के लिए निर्भर करता है। ग्लोबल सपोर्ट के लिए भी पश्चिम एशिया पे बहुत हद तक भारत निर्भर करता है, और उसका लीडर हम इन जनरल हम मान सकते हैं सऊदी को। तो सऊदी का सपोर्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में। स्पष्ट है? ये वाला पॉइंट भी जो आप है क्षेत्रीय स्थिरता, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें इतनी बातें नहीं बताई गई हैं, बट मोटा मोटा वही बात है जो मैंने आपको समझाया, थोड़ा डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे रक्षा सहयोग के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल जो है ये हम लोग मतलब जो कन्वेंशनल क्लासेस में आप पढ़ते होंगे वहाँ थोड़ी सी चीज़ें ये मिस हो जाती हैं, तो इसको अलग से हाईलाइट करके आप देखिएगा। भारत सऊदी रक्षा संबंध, एक हेडिंग जब भी आप भारत सऊदी संबंध में लिखेंगे तो रक्षा सहयोग में जरूर मेंशन करेंगे। हाल के वर्षों में ये रक्षा सहयोग काफ़ी बढ़ा है। यहाँ देखोगे भारत और सऊदी अरब रक्षा संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने और आत्मनिर्भरता एवं संयुक्त विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है। विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी रक्षा उपभोक्ता से रक्षा उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ देखो, सऊदी अरब रक्षा उपभोक्ता से रक्षा उत्पादक बनने, इन जनरल आप बार बार पढ़ते हैं, सिपरी की रिपोर्ट आते रहती है, उसमें आपने सिपरी की रिपोर्ट के बारे में अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप, मुझे पूरी आशा है आपने पढ़ा होगा, बट आप देख लेना एक बार सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी की रिपोर्ट देखोगे तो पूरी दुनिया में जो रक्षा उत्पाद हैं उसका सबसे बड़ा खरीदार भारत और मतलब जो 2 सबसे बड़े और सबसे प्रमुख खरीदार हैं भारत और सऊदी अरब हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अभी तक क्या है, रक्षा उपभोक्ता है, अब उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। भारत और सऊदी मिलकर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। सऊदी अरब ने एक देखो, सऊदी अरब ने भारत के नीचे जो है, इसको जरूर हाईलाइट कर लेना कि सऊदी अरब ने भारत की रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से $250 मिलियन का गोलाबारूद म्यूनिशंस का सौदा किया है।
भारत आमतौर पे जब भी हम भारत की, जैसे मैंने कहा सऊदी के बारे में, सेम उसी तरह भारत के बारे में जब भी बात करें तो हम रक्षा उपकरण, रक्षा की वस्तुएं जो है बाहर से मंगवाते हैं। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है कि सऊदी भारत से, भारत किसी देश को रक्षा की चीज़ें, रक्षा उपकरण या रक्षा से संबंधित चीज़ें निर्यात कर रहा है, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना। साथ ही भारत की कंपनी भारत फोर्ज से 155 mm उन्नत तोप प्रणाली जो है वो भी मतलब सऊदी द्वारा खरीदा जा रहा है। तो ये दो रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से दोनों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान अंडरलाइन करके रखना इंपॉर्टेंट है। आप मेंशन करोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। अगला देखो यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास, दो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक तो पिछले ही साल शुरू हुआ है, एक है सादा तंसदीक, इसका नाम याद रखना, ये पीटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसदीक, इसका पहला सेना अभ्यास वर्ष 2024 में आयोजित हुआ, और दूसरा है अल मोहेद अल हिंदी। ठीक है, ये नौसैनिक अभ्यास है जिसका 2022 में चालू हुआ। ठीक है, इसका तीसरा संस्करण होना है अल मोहेद अल हिंदी का। और ये वाला जो है जो सादा तंसदीक है, ये जैन फेब 2000, इसको भी थोड़ा सा ये कर लो, जनवरी फरवरी 2024 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहला था ये, और ये राजस्थान के महाजन रेंज में हुआ था, वहाँ लिख लेना आप, महाजन रेंज में। ठीक है, तो ये भारत सऊदी संबंधों के बारे में जो बात थी उसके बारे में था। यहाँ मैंने कहा था कि पहले हम देख लेते हैं महत्व वाला पॉइंट। आपके इस मतलब जो मैगजीन है इसमें चैलेंजेस के पॉइंट्स नहीं दिए गए, मैं कुछ चैलेंजेस के पॉइंट्स आपके लिए अलग से यहाँ मतलब लिख के ला दिया हूँ, आप इसको यहाँ साथ के साथ देख लेंगे। ये देखो भारत सऊदी अरब संबंध है, यहाँ चैलेंजेस वाले जो पॉइंट, एक तो लोकेशन वगैरह आप देख लेना, इसमें इन जनरल जो है हम थोड़ा डिटेल में इसको करते ही हैं, फिर भी मैं ये रियाद देख लेना आप लोकेशन। और चैलेंजेस वाला जो पॉइंट है भारत सऊदी अरब संबंधों के मध्य चुनौतियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जो आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको इन हेडिंग्स में। मैंने क्या कहा था, 5 डायमेंशन में, भारत के लिए सऊदी का महत्व, सऊदी के लिए भारत का महत्व, हालिया विकास क्रम, चुनौतियां नहीं है। तो आपके जो नोट जो मैगजीन है इसमें चुनौतियां के पॉइंट नहीं है, यहीं पे आप साथ के साथ बगल में हेडिंग्स बना लो मैगजीन में जहां आपकी जगह है, भारत सऊदी संबंधों के मध्य चुनौतियां, और इसको लिख लो। सबसे पहले तो व्यापार असंतुलन, मैंने शुरू में बताया कि भारत जो है बहुत हद तक सऊदी से आयात ही करता है, अपनी पेट्रोलियम और एलपीजी के लिए आयात पर निर्भर है, निर्यात कम करता है। तो व्यापार असंतुलन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दूसरा देखोगे श्रम संबंधी नियमों के कारण उत्पन्न चुनौतियां, सऊदीकरण की नीतियां, पहले भी हमने बात किया है, और अब इस चीज को भी आप लिख लो। 2 कानून हैं, आपने सुना होगा इसको, पूरे गल्फ के क्षेत्र में ये चर्चित रहता है, निताकत और कफाला सिस्टम। आपकी मैगजीन में नहीं है, मेंशन करो इसको, निताकत और कफाला, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है श्रम संबंधी नियमों के कारण। जो निताकत है, श्रम का सऊदीकरण, मतलब ये सऊदीकरण की नीतियां, मतलब निताकत कानून के तहत सऊदी में प्रायोरिटीज दिया गया, पहली प्रायोरिटी सऊदी के लोगों को दिया जाएगा किसी भी रोजगार में। अब बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस नियम को बहुत सख्त बना दिया जाए कि सिर्फ सऊदी वालों को दिया जाएगा, बीच की स्थिति ऐसी आई थी, तो भारत का, मैंने आपको शुरू में बताया, भारत के लगभग 27 लाख लोग वहाँ रहते हैं, और उसमें ब्लू कॉलर जॉब वाले भी हैं, अधिकांश तो ब्लू कॉलर जॉब वाले ही हैं, लेकिन वाइट कॉलर जॉब वाले भी ठीक ठाक संख्या में। तो उनके लिए एक नुकसान हो जाएगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में सऊदी से विचार करने के लिए मतलब बार बार कहा गया है, और सऊदी ने भी सहमति जताई है कि वो इस पर ध्यान देगा। तो लेकिन चैलेंजेस में हम निताकत को लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखोगे कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम कुछ नहीं है, पहले भी हमने भारत यूएई संबंध में भी बात किया था। कफाला सिस्टम के तहत क्या होता है कि नियोक्ताओं को जो उसके मतलब कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, नियोक्ताओं को विशेष अधिकार दे दिया जाता है। नियोक्ता मतलब एक तरह से मालिक हो गया, इसको कफाला को मॉडर्न गुलामी भी कहा जाता है, कि आप एक बार जिस नियोक्ता, मान लो कि भारत से बहुत सारे मतलब आपको समझो कि ब्लू कॉलर जॉब वाले मजदूरी करने जाते हैं वहाँ पे, तो उनका एक जो पासपोर्ट वगैरह है वो रख लिया गया, जिस नियम शर्तों पर भारत से वो सऊदी गए थे उस नियम शर्तों पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। मान लो आप 2 साल के लिए गए यहाँ से, और आपको बताया कि $10,000 मिलेगा 2 साल में, सपोज करो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और बाद में वो आपका पासपोर्ट रख लिया, आप कहीं
कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, और आपको वो 3,000 या 2,000 $1,000 ही दे रहा है, ठीक है। तो और आप रोजगार बदल भी नहीं सकते, अगर आप रोजगार बदलना चाहेंगे तो आपको वापस भारत भेज दिया जाएगा। तो एक तरह से मॉडर्न गुलामी कहा जाता है इस कफाला सिस्टम। पूरे वेस्ट एशिया का, विशेष करके गल्फ कंट्रीज है, वहाँ के लिए ये एक चैलेंजेस रहता है। तो इस भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में भी बार बार कहा गया है कि इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो ये निताकत और कफाला आप लिख लेना वहाँ पे। अगला देखो, कफाला और निताकत संबंधी व्यवस्थाएं बात कर लिया हमने। पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाला एशियाई प्रीमियम, कई बार प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई प्रीमियम क्या है। एशियाई प्रीमियम क्या है? ओपेक देशों, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, उसके द्वारा भारत सहित एशियाई देशों पर एक प्रीमियम लगाया जाता है, एक एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाता है कि भाई आपको थोड़ा और पैसा देगा। पूरी दुनिया को थोड़ा सस्ता मिलता है और एशियाई प्रीमियम के तहत जो एशियाई देश हैं उनको थोड़ा महंगा मिलता है पेट्रोलियम। तो अपने आप में ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो ये भी चैलेंज का स्थिति रहता है। फिर देखो पश्चिम एशिया की राजनीतिक जटिलताएं, ईरान सऊदी संबंध, ईरान सऊदी संबंध में ईरान और सऊदी में भी 36 का आंकड़ा है। इजराइल ईरान संबंध, इजराइल फिलिस्तीन संबंध, अभी भी देखोगे आप ये टेंशन रहता है। पश्चिम एशिया में आप देखोगे हमेशा कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है। अभी इस तनाव के कारण जो भारत के इंटरेस्ट हैं, चाहे वो प्रवासियों को लेकर हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन जो भारत स्थापित करना चाहता है, भारत का इजराइल के साथ भी संबंध है, ईरान के साथ भी संबंध है, भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, सऊदी के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी। तो जो क्षेत्रीय टेंशन है वो भारत की कूटनीति के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरता है। तो ये भी चुनौती रहता है। और आखिरी देखो, चीन सऊदी बढ़ती निकटता, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा भारत के लिए जहाँ चीन एक फैक्टर ना हो। पूरी दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं हो सकता है जहाँ भारत के लिए चीन ने प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया हो। चीन एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो सऊदी के संदर्भ में भी चाइना का एक मतलब भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज के रूप में है। पाकिस्तान सऊदी संबंध, हालांकि देखो पहले मतलब अगर आप 2000 से पहले चले जाओ तो पाकिस्तान सऊदी संबंध, पाकिस्तान कार्ड जो था या पाकिस्तान फैक्टर जो था, भारत सऊदी संबंध मूलतः उसी पर निर्भर करता था। हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में ये काफ़ी कमज़ोर हुआ है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान फैक्टर तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी, ये भी चैलेंज के बिंदु हैं। तो ये जो 4-5 मैंने चैलेंज के बिंदु आपके लिए लिख दिया है, एज इट इज़ रख लेना। ये भारत सऊदी संबंध, भारत यूएई संबंध, मोर और लेस इसी तरह की चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वापस आते हैं। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो बैठक हुआ, प्रधानमंत्री जी की जो बैठक हुई थी, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ये थे, क्या इनिशिएटिव हुए, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। हमने भारत सऊदी संबंध महत्व तो समझ लिया, चैलेंजेस समझ लिया, डिटेल में समझ लिया। अब जो रिसेंट बैठक है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक एक लाइन के हैं, तुरंत हो जाएगा ये। इसमें पहला है देखो, रणनीतिक साझेदारी परिषद। हमने आपको पहले बताया था 2019 में जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी, रियाद की यात्रा, उसी टाइम जो ये है सऊदी की यात्रा हुई थी, उसी टाइम ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है इसके लिए बात हो गई थी। इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में जो नेताओं की बैठक है ये आयोजित किया गया, और ये दूसरा बैठक है एसपीसी का, दूसरा रणनीतिक साझेदारी परिषद का, भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी परिषद का ये दूसरा बैठक है, ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है एसपीसी के अंतर्गत रक्षा सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप देखोगे कि इसमें मतलब रक्षा मंत्री के बीच में मंत्री स्तरीय एक समिति बनाया, उसके तहत सहयोग हुआ है। फिर देखोगे पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर नई मंत्री स्तरीय समिति, एक नया कमिटी बनाया है पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन देखो, सऊदी एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाता है भारत के लोग। भारत में एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है जिनके लिए जो हज की यात्रा होती है उसके लिए सऊदी पे जाते हैं। उसके अतिरिक्त आप देखोगे यूएई तो जाते ही हैं, कुछ लोग सऊदी में भी काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुधार होते हैं। लोग एक पर्यटन के अन्य, एक तो जो धार्मिक पर्यटन का हिस्सा है वो है, इसके अतिरिक्त भी पर्यटन का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में उभर रहा है। और सांस्कृतिक सहयोग दोनों के बीच में बढ़ावा, आप देखोगे मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी है भारत सऊदी में। तो उस दृष्टिकोण से भी एक नई मंत्री स्तरीय समिति इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे देखोगे एसपीसी के अंतर्गत कुल 4 समितियां होंगी भारत में, वो बताया गया है। राजनीति, वाणिज्य, दूतावास, सुरक्षा सहयोग समिति, रक्षा सहयोग समिति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा समिति, ठीक है।
और तो ये समिति आपको ध्यान, बस आप एसपीसी के तहत मंत्री स्तरीय समिति, रक्षा सुरक्षा के अंतर्गत जो है रक्षा सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति हुई 2 बात, तीसरा पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति की बात हुई, और एसपीसी के तहत 4 अलग अलग कमेटी की बात की गई, इतना ध्यान रखना है। दूसरा देखोगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए है हाई लेवल टास्क फोर्स, उच्च स्तरीय निवेश कार्यबल जो है का भी गठन किया गया है। सऊदी जो है भारत में $100 अरब निवेश करने के लिए एक समझौता एक तरह से हुआ है, और इसके तहत जो है 2 रिफाइनरी वगैरह दिया गया है। मतलब आप देखना कि बस एक पॉइंट ध्यान में रह जाए कि मतलब हाई लेवल जो ये टास्क फोर्स है इन्वेस्टमेंट पर, वो गठित हुआ है। बस आप इतना मेंशन कर दोगे तो चीज़ें हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष सहयोग के लिए जो है और स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो मोटा मोटा पॉइंट्स आप एसपीसी वाला पॉइंट ध्यान में रखना, राजनीति पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग वाला पॉइंट ध्यान में रखना, और एक जो इन्वेस्टमेंट के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स है उसके पॉइंट्स को ध्यान में रखना। स्पष्ट है? बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है भारत श्रीलंका संबंध है मोदी जी की। 9वां टॉपिक जो हमारा न्यूज इन शॉर्ट था उसका 9वां टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। अब इसमें देखोगे सबसे पहले तो अगेन आप ध्यान रखना 5 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025 को मोदी जी गए थे। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मोदी जी की श्रीलंका यात्रा हुई थी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जो सितंबर 2024 में बने हैं, अनुराग दिसानायके, इनके राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन राष्ट्राध्यक्ष की पहला जो शासन प्रमुख है उसकी पहली श्रीलंका यात्रा है। इस दृष्टिकोण से आप देखोगे बीच में ऐसा हो गया था कि श्रीलंका चीन की तरफ बहुत शिफ्ट हो गया था। हाल के दिनों में श्रीलंका का जो है वापस भारत की तरफ जो है मतलब भारत श्रीलंका संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। इसका एक प्रमाण के रूप में हम बता सकते हैं कि जो ये दिसानायके, अनुराग दिसानायके जब से प्रेसिडेंट बने सितंबर 2024 में, उसके बाद किसी भी विदेशी प्रमुख की, सरकार प्रमुख की पहली यात्रा ये रही, उसमें मोदी जी गए थे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ कुछ और बैठक के कुछ परिणाम के रूप में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हो। मित्र विभूषण सम्मान पीटी के लिए, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हो तो आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है कि अप्रैल के महीने में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को मित्र विभूषण सम्मान दिया गया? श्रीलंका। ठीक है, दूसरा देखोगे ऊर्जा सहयोग के लिए त्रिकोमाली में और एक ऊर्जा केंद्र, त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने का बात किया गया, और शामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। जब अभी मोदी जी गए थे तो प्रेसिडेंट के साथ 2 चीजें ध्यान रखना है, एक त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र और दूसरा आपको ध्यान रखना है शामपुर सौर ऊर्जा परियोजना संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। ठीक है, स्वच्छ श्रीलंका में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखोगे एक ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौता भी हुआ है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी के ये 3 पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखिएगा, त्रिकोमाली को एक जो ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, दूसरा शामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, और तीसरा ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी। ठीक है, और मित्र विभूषण सम्मान, ये 4 पॉइंट। ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए 3 पॉइंट और मित्र विभूषण तो अलग से आप ध्यान में रखिएगा। ये भी एक दर्शाता है कि भारत श्रीलंका संबंध वापस से एक तरह से समझो कि ट्रैक पे आ रहे हैं। फिर अगला देखोगे हेडिंग रेलवे कनेक्टिविटी के लिए। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी कुछ इनिशिएटिव हुए हैं। इसमें देखोगे माहो और ओमान थाई के बीच उन्नत उत्तरी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है, जिससे मतलब बस आप ये माहो और ओमान थाई के बीच बस इतना ध्यान में रह गया कि रेल, इतना भी ना ध्यान में रहे, अगर मान लो कि अगर नहीं ध्यान में रहा तो बस हेडिंग ध्यान में रख लेना कि रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी भारत श्रीलंका के बीच संबंध हुए हैं। ठीक, इसी संदर्भ में एक अनुराधापुर रेलवे स्टेशन पर उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये रेलवे कनेक्टिविटी से माहो और जो ओमान थाई है, इसके अतिरिक्त अनुराधापुर में एक रेलवे सिग्नलिंग का उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली का उद्घाटन हुआ। अगला देखोगे रक्षा सहयोग पर व्यापक समझौता ज्ञापन। बस नाम ध्यान लो, रक्षा सहयोग पर मतलब एक समझौता हुआ है। ठीक है, इससे आपके काम चल जाएगा। ठीक है, विभिन्न वर्तमान रक्षा संबंधी समझौतों को एकीकृत ढांचे से जोड़ता है जिससे संरचित संवाद संभव हो सके। ठीक है, एज इट इज देख लेना कि अलग अलग टाइप से जो भारत श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग हैं
उसको मतलब एड्रेस करने के लिए एक रक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ है। एज इट इज़ आप पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखोगे भारत श्रीलंका संबंध में व्यापारिक संबंधों के रूप में बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पे देखना कि इंडिया श्रीलंका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2000 में, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री रहा है सार्क कंट्री जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत का। आपसे एज इट इज़ पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 2000 में, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है ये, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा आप देखोगे नीचे में कि सार्क में, सार्क तो वैसे भी आप देखोगे बहुत मतलब मजबूत नहीं रहा है, बहुत अच्छा, अब तो ऑलमोस्ट समझो कि सार्क का महत्व, सार्क जो है एकदम से क्या कह सकते हैं, एकदम से नेपथ्य में ही चला गया है, एकदम से गायब सा ही हो गया है। तो इसमें आप देखोगे कि सार्क में अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है बांग्लादेश के बाद भारत का सबसे, हालिया बांग्लादेश थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है पिछले एक साल में, बांग्लादेश उससे पहले भारत का सबसे मजबूत सहयोगी था जो दक्षिण एशियाई देश हैं सार्क में, श्रीलंका उसके बाद सबसे मजबूत सहयोगी था। तो व्यापारिक संबंधों के दृष्टिकोण से श्रीलंका भी काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में रहा है। उसके बाद देखोगे भारत जो है श्रीलंका में एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारत जो विदेशी निवेश होते हैं उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो उस हिसाब से भी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, एफडीआई का सबसे प्रमुख स्रोत रहा है, ठीक। इसके नीचे आप देखोगे सांस्कृतिक संबंधों, 5वां हेडिंग के रूप में हम सांस्कृतिक संबंधों को देख सकते हैं। अगर आप सांस्कृतिक संबंधों को देखोगे तो इसमें 1977 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के मध्य नियमित सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आधार है। बौद्ध एवं तमिल संबंध दोनों देशों के जन जन के बीच संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव, सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे श्रीलंका मूलतः एक बौद्ध देश है, तमिल स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे। तो जो हमारा तमिल सहयोग है, बौद्ध सहयोग है, भारत जो बौद्ध धर्म का समझ लो कि एक सबसे पूरा जो विकास हुआ बौद्ध धर्म का भारत में ही हुआ, भारत से ही श्रीलंका बौद्ध धर्म गया, तो उस हिसाब से सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पॉइंट जो आपके इसमें नहीं मेंशन है मैगजीन में, आप उसको लिख ले यहाँ पे कि जब अभी प्राइम मिनिस्टर की यात्रा हुई थी तो 5000 धार्मिक संस्थानों के लिए सौर छत प्रणाली, 5000 धार्मिक संस्थानों के लिए सौर छत प्रणाली की घोषणा की गई है, ठीक है, धार्मिक संस्थानों के लिए। ये पॉइंट आप वहां पे लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग देखोगे पर्यटन। श्रीलंका में जो सबसे बड़ा देश है जहाँ से लोग जाते हैं पर्यटन के लिए वो भारत है। धार्मिक पर्यटन का भी एक हिस्सा है, और जो नॉर्मल आप समझ सकते हो जो समुद्री पर्यटन है, इको स्पोर्ट्स जो इको टूरिज्म है उसका भी हिस्सा है। बहुत सारे मतलब लोग श्रीलंका नॉर्मली भी घूमने जाते हैं और धार्मिक पर्यटन के रूप में भी जाते हैं। उसके बाद देखोगे समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट एक दो अच्छे से ध्यान में रख लेना। एक तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में ही, ठीक है। पूरे हिंद भारत का जो सागर इनिशिएटिव है, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप समझ लो ये जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है। फिर देखोगे भारत श्रीलंका मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज होता है, ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, वो भी एक मित्र शक्ति होता है। दोस्ती एक त्रिपक्षीय समुद्री नेवल एक्सरसाइज है जिसमें भारत श्रीलंका और मालदीव है। यहीं पे लिख लेना, भारत श्रीलंका प्लस मालदीव। और एक और स्लिनेक्स नामक जो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है वो भी होता है। तो 3 मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दोस्ती है भारत श्रीलंका मालदीव के बीच समुद्री अभ्यास है, और स्लिनेक्स भारत श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो मल्टीपल बहुपक्षीय मंचों पर जो है सहयोग, सार्क में भारत श्रीलंका साथ में थे, बिम्स्टेक में साथ में थे। इसके अतिरिक्त आप देखोगे जो दक्षिण एशिया पर्यावरण सहयोग कार्यक्रम है उसमें, दक्षिण एशिया आर्थिक संघ है उसमें, और सिक्योरिटी के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव तो मैंने पहले ही बताया।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट कवर किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स और चैलेंजेस के पॉइंट्स में आप जो हैं कुछ मतलब नेक्स्ट स्लाइड जब थोड़े बड़े इश्यूज आएंगे ना श्रीलंका पे, हम वहाँ बात कर सकते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो श्रीलंका देखोगे, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एज इट इज़, मतलब एटलीस्ट 10 नंबर के सवाल में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इस आर्टिकल में जो चीज़ें आपको दी गई इससे प्रारंभिक परीक्षा के सवाल में कम चांसेस हैं। नीचे में जो सिक्योरिटी वाले पार्ट दिए गए हैं ना, भारत समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय मंच, उससे रिलेट करके आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, एक स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। एक जो मैंने बताया था आपको, जो भारत श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2000 में ही हुआ था, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है श्रीलंका जिसके साथ भारत का FTA हुआ है, तो उसको भी पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो आज की हमारी परिचर्चा का अंतिम टॉपिक है। यह है सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखो क्यों चर्चा में रहा था। सबसे पहले पहलगाम अटैक के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है भारत की, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, उसके द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि वो 1960 में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको सस्पेंड करने की बात की गई थी। उसको मतलब उसको भारत पाकिस्तान के भी विचार, उसको सस्पेंड करने पे बात किया गया था। इसमें लिखा हुआ नहीं है प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखो, आयोजित कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में पहलगाम में हुआ सिंधु संधि जल संधि पर विचार किया गया, मतलब इसको सस्पेंड, काफ़ी चर्चा में आप देखोगे। अगर आप पहलगाम अटैक के ठीक बाद की स्थिति देखोगे तो भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके द्वारा कहा गया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम इसको सस्पेंड कर दें। काफ़ी इसमें हंगामा भी मच रहा था, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की ओपिनियन दे रहे थे। बट मतलब जैसा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मतलब पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते हैं, तो बहुत हद तक हम इस जो बात है इससे सहमत हैं कि अगर कोई देश हमारे साथ हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा है तो हम कोई भी कितना भी मजबूत ट्रीटी क्यों ना हो, हमें एक बार सोचना तो पड़ेगा। भाई हम आपके लिए आगे बढ़कर सब अच्छा अच्छा करें, आप हमारे लिए सिर्फ नुकसान करो, तो ऐसा तो चल नहीं पाएगा। उसी संदर्भ में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा ये मतलब कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। आप थोड़ा पीछे जाके अगर आप हमारी मैगजीन रेगुलर फॉलो कर रहे होगे, ये जो नेक्स्ट IAS क्रक्स है, तो जनवरी की मैगजीन में भी काफ़ी डिटेल में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की गई। आप वहाँ से भी कुछ रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे आगे फिर ये ऐसा टॉपिक है जो रिपीट होता रहेगा। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि करंट अफेयर्स में, विशेषकर IR में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, टॉपिक्स आपको रिपीटेड दिखेंगे, टॉपिक रिपीट हो रहे होंगे। करंट के थोड़े से कंटेक्स्ट में आपको पूरे टॉपिक को समझना होगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी देखो 4 महीने के अंतराल में दूसरी बार आ गया, ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा ठीक से देखना है। कभी भी आपसे अगर इसके हम पोटेंशियल की बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए भी एक्सपेक्टेड है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बार की मुख्य परीक्षा में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कभी भी आपसे इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं उस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको आराम से 4 स्टार के टॉपिक में रख सकते हो, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें तो यह संधि 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित हुआ। बेसिक ध्यान में रखना है कि भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, ठीक। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, ये भी ध्यान में रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाला स्टेटमेंट। इस तरह से सवाल बन सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि सिंधु जल समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यह विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, पहला स्टेटमेंट इस तरह से, तो ध्यान में रखना है। अगला देखो कि संधि का क्या प्रावधान है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत टफ नहीं है, इजीली जो पूर्वी नदियां हैं सिंधु, पूरे अगर हम सिंधु नदी प्रणाली की बात करें तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं इसमें, इसी के जल बंटवारे से ये संबंधित है। तो जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज है, उस पर भारत को नियंत्रण मिला है, और जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु है, उस पर पाकिस्तान का अनन्य अधिकार है, ठीक। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी में टोटल जो मतलब सिंधु प्रणाली के कुल जल का भारत को 20% मिला। भारत एक तरह से मतलब समझो कि एक बड़े भाई की एक्चुअल भूमिका में रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी के माध्यम से बहुत सहयोग किया है, और मतलब समझ लो कि 1960 में ही ये ट्रीटी हुआ। दुनिया की कुछ
सफलतम ट्रीटी में से एक माना जाता है दो राइवल कंट्रीज के बीच, दो एकदम प्रतिद्वंदी विरोधी राष्ट्रों के बीच में। 1960 में ही ये संधि हुई है। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, 1999 में कारगिल, निरंतर अभी पहलगाम अटैक, इससे पहले आप देखोगे उड़ी अटैक, और निरंतर पाकिस्तान द्वारा भारत पर मतलब प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से आतंकवादी घटनाएं की जाती रही। फिर भी ये ट्रीटी चलता रहा। इसमें भारत के सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस चीज़ को हमें समझ, जब भी आप अपने आंसर लिखो या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए ये ट्रीटी सक्सेसफुल रहा, इसीलिए नहीं कि इस ट्रीटी के प्रोविजंस बहुत बढ़िया हैं, ये ट्रीटी इसलिए सक्सेसफुल रहा है कि भारत ने इस ट्रीटी को सक्सेसफुल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस डायमेंशन में चीज़ों को आपको बताना है। आगे देखोगे कि 80% पाकिस्तान को मिला है। और एक पॉइंट और नीचे जो चौथा पॉइंट है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भारत पश्चिमी नदियों के जल का सीमित उपयोग, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन, गैर खपतकारी कार्यों की अनुमति है, लेकिन नदियों के प्रवाह को रोक नहीं सकता है या उनमें भारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। देखो, एक तो ये पूर्वी नदी वाला हमने बात कर लिया, ये पश्चिमी नदी पाकिस्तान को मिला। 20% भारत को, जो सिंधु प्रणाली की नदियां हैं उसका मिल रहा है। 80% किसको मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है। फिर भारत को पश्चिमी नदियों के जल का सीमित उपयोग, जैसे कि मान लो कि जल विद्युत परियोजना लगा सकता है, और भी मतलब जिसमें कि पानी का बहुत ज़्यादा खपत ना होता हो, पानी के प्रवाह में कोई बहुत बड़ा बदलाव ना होता, वो ऐसा कर सकता है। ये ट्रीटी का प्रोविजन कहता है। अगला देखोगे जो डायमेंशन है वो, इसको निलंबित करने का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले जल सुरक्षा संकट, पूरा पाकिस्तान जो देखोगे वो इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर या जो सिंधु है उस पर, सिंधु और उसके सहयोगी नदियों के ही जल क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया होगा। एक तो भारत अप स्ट्रीम में, ऊपरी धारा में, तो भारत के पास नियंत्रण का एक विशेष अधिकार मिल जाता है। और पाकिस्तान में खेती के लिए, पेयजल के लिए, जल विद्युत के लिए सिंधु प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान का समझ लो लाइफलाइन टाइप का है जो इंडस पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। तो इसलिए भी, और भारत चूंकि अपर स्ट्रीम में है, ऊपरी धारा में है, तो भारत नियंत्रित कर सकता है इसको अगर भारत द्वारा प्रयास किया जाए तो। दूसरा, कृषि पर प्रभाव। उसी से बात, अभी हमने कहा कृषि के लिए, खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंध जो भारत का, पाकिस्तान का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, सिंधु जल पर मूलतः निर्भर है। मतलब इससे अगर पानी में कमी या ज़्यादा होता है तो पूरा का पूरा कृषि चक्र पाकिस्तान का प्रभावित होगा। ऊर्जा संकट, जो पूरा का पूरा एक बड़ा जल विद्युत का स्रोत है वो सिंधु पे ही निर्भर करता है। एक और चीज़ दिया गया है, भू राजनीतिक परिणाम। अगर मान लो कि ऑफकोर्स टेंशन होगा, आप देखोगे पाकिस्तान के कुछ बड़बोले नेता थे, जब भारत द्वारा इस तरह की बात कही जा रही थी तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, मल्टीपल बातें। तो एक टेंशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इस ट्रीटी के सस्पेंड होने से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन की स्थिति बन सकती है, जो कि बनी भी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, आखिर में देखोगे नीचे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान यूएन में जा सकता है, आपको वर्ल्ड बैंक जो कि इसका मध्यस्थता किया था, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ जाकर यह बात कह सकता है कि भारत द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उसका उल्लंघन किया गया है। तो भारत का जो एक मतलब अच्छी छवि है उस पर भी थोड़ा सा डेंट लग सकता है। लेकिन अगेन हम आईआर में हमेशा देखते हैं राष्ट्र हित सबसे पहले होता है, देश हित सबसे पहले। बाकी अगर हमें अगर हमारे राष्ट्र हित के लिए इस ट्रीटी को सस्पेंड करना इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम निश्चित तौर पे करेंगे। ठीक है। और जो मैंने आपको एक डायमेंशन बताया कि ये ट्रीटी बहुत अच्छा है इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि भारत ने इसके अनुपालन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा एक एक्चुअल में बड़े भाई की भूमिका निभाई है, इसलिए ये ट्रीटी सक्सेसफुल रहा है। आखिर में देखोगे कि इसमें इसी से संबंधित कुछ फैक्ट दिया गया है कि सिंधु नदी प्रणाली का पाकिस्तान पे, आप देखोगे कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। लगभग 80% कृषि योग्य भूमि जो है वो इसी प्रणाली पर निर्भर करती है। 200 लगभग 23 करोड़ लोग जो इसके लिए जीवन रेखा है, जिसमें से 61% लोग पाकिस्तान के सिंधु बेसिन क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स है, उसको ध्यान में रखिएगा। नीचे एक और अंतिम बॉक्स बनाकर आपको दिया हुआ है, आप देखोगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, कैबिनेट सुरक्षा समिति, इसके बारे में दिया गया है। इस पर भी अगेन पीटी के लिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहीं के यहीं आप थोड़ा सा ध्यान में देख लो, है तो ये पॉलिटी का चीज़, लेकिन यहाँ पे चर्चा में आया तो हम यहीं देख लेंगे। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसके बारे में, ये मतलब सुरक्षा और रक्षा मामलों से भारत की सबसे संबंधित मुद्दों पर, सुरक्षा और रक्षा मामलों से के संबंध में भारत की सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। हेड कौन करता है इसको? प्राइम मिनिस्टर।
और सामान्यतः जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इस गृह मंत्री, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और NSA जो है, ये भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और उनके द्वारा जो है सचिव स्तरीय जो एक तरह से समन्वयक के रूप में NSA द्वारा भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख कार्य बताए गए हैं, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, न्यूक्लियर अंतरिक्ष, सारे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ के रूप में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा जो बेसिक बातें हैं वो ध्यान, कौन हेड करता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या करता है, कौन इसमें सचिव स्तरीय समन्वयक की भूमिका निभाता है, इस तरह के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप देखोगे एक यहाँ पे इमेज दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो एक ये चीज़ आप किशनगंगा परियोजना और रतले परियोजना, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, भारत की परियोजनाएं हैं और जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पहला। दूसरा, मैंने आपको बताया था जो शुरू में ही हमने बात किया कि जो पूर्वी नदियां हैं उस पर, पूर्वी नदियों पर ये रावी, व्यास और सतलज, इस पर अनन्य अधिकार भारत को मिला है। सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, ये जो टोटल 20% जो है भारत को है, ये भी हमने बात किया, 80% पाकिस्तान को मिला हुआ है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ये इमेज अगर आपके ध्यान में रह जाए तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये जो 1 और 2 किया गया है, यही आपको किशनगंगा और रतले का लोकेशन दिया है। नाम से आप बस जम्मू कश्मीर में है, बस आपके इतने ध्यान में रहे। और जो किशनगंगा और रतले, तो उससे भी आपके पीटी में अगर कोई फैक्ट पूछा जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, IR के अप्रैल खंड के जो न्यूज इन शॉर्ट वाला जो सेगमेंट था, उससे आर्टिकल वाला सेगमेंट हमने पहले देखा था, ये न्यूज इन शॉर्ट वाला जो सेगमेंट था उससे संबंधित। अगले खंड में हम जो अन्य आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।